अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है तेरे संग्यारा बाय वफा शाह। सेकंड लास्ट एपिसोड। पीर शाह साईं, आप और हमारे घर गरीब खाने में। ज़फ़र खान, अगर इस महल जैसे घर को गरीब खाना कहते हैं तो फिर गरीबों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हैदर शाह ने हल्के फुल्के लहजे में मुस्कुरा कर बोलते ज़फ़र खान, शहीर खान के बाबा जो इनके घुटनों को छूने के लिए झुके थे, कंधों से थाम कर अपने सीने से लगाया था, जिस पर वो भी कहका लगा कर हंसे थे और इनसे बगलगीर होते, इनका हाल दरियाफ्त करते, उनके साथ आए ज़ारिब शाह से मिलते लेकर अंदर की तरफ बढ़े थे। आज इतवार का दिन था जब ज़ारिब शाह ने रिश्ते की बात तय करने के लिए शहीर खान के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। बाकी सारी बातें तो वो पहले ही फ़ोन पर राब्ता करते इन्हें बता चुका था, लेकिन शहीर खान के साथ रूबरू बैठकर बात आज होने वाली थी। यहाँ तक कि हैदर शाह और इसके घर आने वाले हैं ये भी छुपाया था। जी आया हूँ। मुर्शद साईं ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही शहीर खान की वालिदा ने इन दोनों को वालाना इस्तकबाल करते हैदर शाह के सामने सर झुकाया था, जिस पर अपना दस्त शफकत रखते उन्होंने इन्हें सदा खुश रहने की दुआ दी और साथ ही उनका हाल हवाल दरियाफ्त किया था। अल्लाह सोहनी का बड़ा करम है मुर्शद साईं, मुस्कुराकर जवाब देते वो एक साइड हुई थी और हैदर शाह बावकार चाल चलते वहां रखे सोफे पर शान से बरजुमान हो गए। तभी आगे बढ़ते ज़ारिब ने उनके सामने प्यार के लिए अपना सर झुकाया था, जिस पर बहुत मोहब्बत से दोनों हाथ फेरते ढेरों दुआओं से नवाजा। और क्या हाल चाल है मौसा? अल्लाह पाक का शुक्र है सरदार साईं, आप सुनाएं। हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराकर जवाब देते वो भी हैदर शाह के साथ बैठ गया, जिसके बैठने के बाद ही वो दोनों मियाँ बीवी जो इनके एहतराम में अभी तक खड़े थे सोफे पर बरजुमान हुए, जबकि मुलाजमीन ने चाय के साथ ढेरों अनवा टेबल पर सेट करने शुरू किए, जिनके जाते ही शहीर की वालिदा ने खुद इन्हें चाय सर्व की थी। ज़फ़र खान, आपको हमारी यहाँ आमद के पीछे की वजह का इल्म तो है ना, कि हम यहाँ अपनी पोती ज़रताश मूसा शाह का रिश्ता आपके बेटे शहीर खान के लिए मांगने आए हैं। चाय वगैरह से फारिग होने के बाद हैदर शाह सीधा मुद्दे की बात पर आए थे। खुशकिस्मती हमारी पीर साईं, जो आपने हमें इस लायक समझा। मुस्कुराकर निहायत अदब से गोया वे, तो हम फिर इस रिश्ते के लिए हाँ समझे। ये भी कोई पूछने वाली बात है पीर साईं, आप हुक्म करें कब हम अपनी अमानत लेने के लिए आए। हैदर शाह की बात के जवाब में वो आजिज़ी से बोले थे, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बार शहीर खान से भी तो पूछ लें, आखिर ज़िंदगी तो उन्होंने ही गुजारनी है। जिस पर साथ बैठे ज़ारिब शाह ने भी तायद में सर हिलाया था। हमें नहीं लगता खान को भी कोई मसला होगा इस रिश्ते से, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो वो अभी बात ही कर रहे थे जब उनकी आमद का इल्म होने पर हैरान सा खान वहाँ दाखिल हुआ था। ये ले आ गया, आप खुद ही पूछ लें। शहीर की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोले, जबकि वो अब तक हैरत से उनकी तरफ देखता बात समझने की कोशिश कर रहा था। सरदार साईं, सब खैरियत? हैदर शाह को सलाम करने के बाद इसने ज़ारिब से सवाल किया था, जबकि इसकी बात पर वहाँ मौजूद सभी अफराद नरमी से मुस्कुराए थे। जी खैरियत ही हैं, बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसकी बात का नरमी से जवाब देते बैठने का इशारा किया, जिस पर वो कुछ हैरान और कुछ परेशान सा सोफे पर एक साइड टिक गया। बात यह है शहीर खान कि हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है और आज इसी सिलसिले में आपसे और आपके वालिदैन से बात करने के लिए आए हैं। जबकि अपनी शादी की बात पर खान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे लिए? ये दो लफ्ज़ बमुश्किल ही उसके हलक से अदा हुए थे। जी आपके लिए। आप जानते हैं हमने हमेशा आपको अपना छोटा भाई ही समझा है, बस इसी हक से आपके लिए रिश्ता लाए हैं। लड़की खूबसूरत होने के साथ पढ़ी लिखी और समझदार है, जो आपके लिए हमें बहुत मुनासिब लगी। आगे आप हमें बता दें। ज़ारिब ने सारी बात बताते फैसले का हक किसे सौंपा, लेकिन सरदार साईं मैं अभी शहीर खान ने शीश व पंच का शिकार होते कुछ कहना चाहा। जब इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ज़ारिब ने अगला सवाल किया था, आप किसी को पसंद करते हैं? जिस पर एक साया सा शहीर के चेहरे पर लहराया, जैसे ज़ारिब शाह के साथ वहाँ मौजूद सभी अफराद ने महसूस किया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? इसे अटकता देख ज़ारिब ने बमुश्किल अपने तासरात संजीदा करते सवालिया पूछा। वो सरदार साहिब, मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं कुछ भी, इसीलिए। ज़ारिब के सवाल पर खुद को कंपोज करते उसने आजिज़ी से जवाब दिया, तो अब सोच लें। ज़ारिब ने उसकी हालत को एंजॉय करते दो बदू जवाब दिया था, जबकि बाकी अफराद ने इधर उधर देखते बमुश्किल अपनी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोका था, क्योंकि आने से पहले ज़ारिब ने सबको सारा मामला अच्छे से समझा दिया था और साथ ये ताकीद भी की थी कि निकाह से पहले तक किसी ने खान के सामने दुल्हन का नाम नहीं लेना, क्योंकि वो निकाह वाले दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता था, इसकी मोहब्बत इसकी झोली में डालकर। लेकिन
सरदार साईं, देखिए शहीर खान, मर्द जितना भी शरीफ हो लेकिन फरिश्ता नहीं होता। इसे कभी ना कभी औरत की वजूद की ज़रूरत पड़ती ही है। आपने शादी कभी ना कभी तो करनी ही है ना, और ऐसे काम जितनी जल्दी और सही वक्त पर हो जाए तो इतने ही मुनासिब होते हैं। जिस पर चंद पल के लिए शहीर खान ने उसके चेहरे की तरफ देखा और जिस मान से वो इसे देख रहा था, वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाया। जी साईं, जैसे आपको मुनासिब लगे। उसके इकरार पर एक खुशी की लहर वहाँ मौजूद तमाम अफराद के चेहरे पर दौड़ गई। तो फिर कब मुलाकात करना चाहेंगे आप? लड़की से हैं, हमें बता दें। नहीं साईं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप माँ सां और बाबा साईं से मिलवा देंगे। अगर इन्हें पसंद हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ज़ारिब की बात पर ज़बरदस्ती मुस्कुराते से ज़फ़र खान और अपनी वालिदा की तरफ देखा। भई हमने तो लड़की देख रखी है जो हमें तो पसंद है, और अब आपने भी हाँ कर दी है तो हम लोग जाकर नेक के पैसे रखाएंगे बहू बेटी के हाथ पर, और शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। शहीर खान ने चौंक कर अपने वालिद साहब की तरफ देखा था, जो हथेली पर सरसों जमाना चाहते थे। वो इन्हें कैसे बताता कि अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं। पहले अपने दिल में बसे रहने ताशे के अक्स को मिटा ले, उसकी यादों को दिल के किसी कोने में दफन करते अपनी मोहब्बत की कब्र बना ले, ताकि आने वाली के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन फिर ज़ारिब और हैदर शाह का ख्याल करते खामोशी में ही आफियत जानी। दोनों तरफ से रजामंदी मिलने के बाद शहीर खान के वालिदैन ना सिर्फ ताशे के हाथ में उसके नाम की अंगूठी डाल गए थे, बल्कि साथ ही शादी की तारीख भी तय करके गए थे। और ये सारे मामला शाह खानदान के साथ रोमान शाह और एहसन आयात की मौजूदगी में तय पाए गए थे, क्योंकि रोमान शाह ने साफ लफ्ज़ों में सबसे बोल दिया था, एहसन आयात इन दोनों के लिए वालिद की हैसियत रखते हैं। उनके बाबा हैं जिन्होंने इन्हें इस वक्त सहारा दिया जब इस दुनिया में इन्हें अपने कहने वाला कोई नहीं था, और आज अपनी बहन की ज़िंदगी के इस अहम मौके पर इन्हें कतई फरामोश नहीं कर सकता था। जिस पर हैदर शाह ने उसके जज्बात की कदर करते हुए इन्हें सब फंक्शंस में शामिल होने की इजाज़त दे दी थी। जबकि ये सब मामला तय होते ही एक बार फिर हवेली में शादी के हंगामे जाग उठे थे, जिनमें अबरी शबिया समेत ज़रमीने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। चाहे जो कुछ भी था, लेकिन ताशे उसकी बहन थी। उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा था जो ज़रमीने के, और वो चाहे लाख कोशिश कर लेती लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो आज भी मूसा शाह से इतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी इस कड़वी जानलेवा हकीकत के खुलने से पहले इनकी जुदाई इसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। मूसा शाह का ख्याल हर वक्त इसके साथ साथ रहता था, बस वो ज़्यादा शो नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो एक रिश्ते के पीछे बाकी इतने प्यार करने वाले रिश्तों को दुखी नहीं कर सकती थी। ख़ास तौर पर अपनी मम्मा को, जो मूसा शाह की हकीकत खुलने के बाद ज़्यादातर बीमार रहने लगी थी। वह घर वालों के दरमियान भी कम ही बैठती थी। बेकसूर होने के बावजूद भी इन्हें अपना आम गुनहगार सा लगता था, जिसके पीछे की वजह मूसा शाह से जुड़ा इनका रिश्ता था। वो लाख झुठलाने और घर वालों के समझाने के बावजूद भी कि इन सब में इनका कोई कसूर नहीं है, इस गिल्ट को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही थी कि शाह खानदान की हर बर्बादी के पीछे उनके शौहर का हाथ था। सॉन्ग है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। ओके, ये सब सॉन्ग है। पूरी हवेली को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर सू फैले खुशियों के रंग, हंसते मुस्कुराते चेहरे, लहराते हुए आंचल। हवेली के वसी लॉन में स्टेज लगाकर इसे फेरी लाइट्स के साथ, गेंदे और गुलाब के फूलों के साथ सजाया गया था, जैसे बिल्कुल दरमियान में खूबसूरत झूला रखा हुआ था, जिस पर इस वक्त ताशे अपने सौगवार हुस्न के साथ बरजुमान थी। पीले रंग के खूबसूरत शरारा कुर्ती के साथ जरी गोटे से सजा गुलाबी दुपट्टा सर की जीनत बना हुआ था। हाथों में मोती और गुलाब के गजरे, जिनकी महकती खुशबू चार सू फैली हुई थी। सबिहा पेशानी पर सजा मांग टीका उसके मासूम हुस्न में चार चांद लगा रहा था। महकते फूलों के साथ आवेज़े कानों की जीनत बनाए वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। जबकि उसके बिल्कुल सामने स्टेज पर गद्दी बिछाकर ढोलकी रखी गई थी, जिसके ताल पर अबरी शबिहा ज़रमीने समेत गांव की औरतों के साथ ख़ानदान की लड़कियां मुख्तलिफ मेहंदी के गीत गाते समा बांध रही थी। ये सरासर जनाना महफिल थी जिसमें मर्दों का आना मना था, इसीलिए सब बेफिक्र सी बैठी मुख्तलिफ बोलियों में एक दूसरे को छेड़ते कह लगा रही थी, जब ज़ारुन शाह ने अचानक से वहाँ एंट्री मारी, जिसे देखते ही हर सू खामोशी छा गई थी, और सब लड़कियों समेत गांव की बुजुर्ग औरतें हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ भाई, तुम लोगों ने गाना क्यों बंद कर दिया, और ऐसे क्यों घूर रहे हैं सब मुझे, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। लड़कियों के दरमियान आराम से बरजुमान होते बेतकल्लुफ़ी से बोला था।
अच्छा अच्छा, पहले कभी इतना हैंडसम बंदा नहीं देखा होगा इसलिए, लेकिन इसमें तुम लोगों का भी कोई कसूर नहीं। अब क्या करे भाई, मेरी तो पर्सनालिटी ही ऐसी है, जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। उनके कुछ कहने से पहले ही वो खुद की तारीफों के पुल बांधने लगा, जिससे मरगूब होने की बजाय इन लोगों ने उसे मजीद घूरा था। बस कर दो, इन प्यारी निगाहों से देखना नज़र लगाने का इरादा है क्या मुझे? जारून लबों तले दबाकर शर्माने की एक्टिंग करने लगा, जिसे देखकर लड़कियों के कह कह गूंज उठे। जरमीनी ने तेज नजरों से सबको घुरा, जिससे उनकी हंसी थमी और फिर जारून शाह की तरफ मुतवज्जा हुई, जो इसे ही मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। शाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे सब लड़कियों के दरमियान बैठा देखकर जरा गुस्से से बोली। अपनी शाहनी को देखने आया हूँ। वो बिना झिझके सबके सामने उसका खूबसूरत चेहरा आंखों में बसाए मोहब्बत से खोया हुआ, जिसे सुनते फिजा में लड़कियों की दबी दबी खिलखिलाहटें गूंज उठी, जबकि जरमीनी का चेहरा सबके सामने इसकी बेबाकी पर शर्म से सुर्ख हो चुका था। इसे जारून शाह को तीखी नजरों से घूरा। आपको पता है ना, ये लड़कियों का फंक्शन है तो क्या मैं कोई गैर हूँ थोड़ी हूँ? मेरी बहन की शादी है, मुझे पूरा हक है उसकी तमाम रस्मों में हिस्सा लूँ। इसकी बात पूरी होने से पहले वो दरमियान में उसकी बात काटता ताशे की तरफ देखने लगा, जिसे अपनी बात की अहमियत जान चाहता हूँ। ताशे जो खामोश बैठे खाली निगाहों से सबको तक रही थी। जारून की आमद और इसकी बातों पर इसके लब भी बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले थे। तभी जारून के पूछने पर इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। चुप करो, तुम्हें क्या पता, और आप उठे यहाँ से, अपना हो या पुरा पराया, लेकिन हम इस महफिल में किसी मर्द को बैठने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। ताशे को डांटने के बाद जर ने उसे उठने का बोला, जिसकी तायद में अबरिश अभिया ने भी सर हिलाया था। जारून ने उसके दो टोक अंदाज को देखते मुंह बनाया और फिर बेचारगी से वहां बैठी रुबाब और उज़मा बेगम की तरफ देखने लगा, जो इन दोनों की नोक-झोंक को लबों पर नरम मुस्कुराहट सजाए इंजॉय कर रही थी। मम्मा, वो लड़कियों के दरमियान से उठता इन दोनों के कदमों में जाकर बैठ गया, जो स्टेज पर रखे सोफों पर बरजुमान थी। दोनों ने उसकी मासूम शक्ल को देखते हुए बारी बारी मोहब्बत से उस पेशानी पर प्यार किया। कुछ नहीं होता, बैठने दो, हमारे बेटे को भी यहाँ। दोनों एक साथ मुस्कुरा कर बोली। जहाँ इनकी हिमायत पर जरमीने का मुंह बना था, वहीं अपने शरारती पोते की चालाकी और बहू के बेवकूफ़ बन जाने पर अम्मा साई ने नफ़ी में सर हिलाया। देखिए मैया, ये खासा जनाना महफिल है, इसमें मर्दों का कोई काम नहीं, इसीलिए शराफत से उठकर यहाँ से गायब हो जाए, वरना हमें मजबूरी में आपके बाबा साई को बुलाना पड़ेगा। अम्मा साई ने उसे जाने का बोलते हुए साथ धमकी भी लगाई थी। दादू, जब इनके कोरे जवाब पर जारून का मुंह हैरत से खुल गया था, लेकिन अम्मा साई, रुबाब और उज़्मा ने कुछ कहना चाहा, जब आयमा बेगम ने इन्हें हाथ के इशारे से खामोश करवाया। आप लोगों को तो ये आपका ही बेटा सबसे ज़्यादा शरीफ और मासूम लगता है, लेकिन असल में ये कितने शरीफ है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसीलिए बिना वक्त ज़ाय किए उठने की करे। उसके सरे आम जरमीनी के साथ मोहब्बत के नज़ारों को याद करने का इनका अपना चेहरा भी सुर्ख हो रहा था, जिसे देखकर जारून शाह के लबों पर हसीन और शरीर मुस्कुराहट आई, जिसे लब दबाकर चबाता उठकर उनके करीब आया। हाय, यह आपकी शर्माहट, लबों की हंसी और आपकी गुलाबी रुखसार देखने वालों को एक नज़र में घायल कर दे। कटीली नैनों के तीखे वार उनका हाथ थाम कर दिल पर रखता निहायत ही लोफराना अंदाज में गोया हुआ था, जिस पर वो सर पैर मुकम्मल सुर्ख हुई थी। जबकि जारून शाह के शेर और अम्मा साई के रिएक्शन पर महफिल ज़ाफ़रान बनी, जब इसने ढोलकी पर बैठी लड़की को इशारा किया था बजाने का, और साथ ही अम्मा साई को उठाकर गंभीर आवाज़ में गाना शुरू किया। ऐ मेरी ज़ोहरा, जब भी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आयमा बेगम से नजरें उठाना मुश्किल हो गई। उन्होंने सर पर लिए दुपट्टे से अपना सुर्ख होता चेहरा छुपा लिया, जिसे देखकर जारून शाह समेत वहां मौजूद औरतों और लड़कियों ने कहका लगाया था। देर रात तक इनकी ये महफिल जमी रही, जिस पर जारून शाह ने अपनी चुलबुली नेचर और घायल कर देने वाली पर्सनालिटी के साथ सबको अपना दीवाना बनाते, कभी जरमीने के साथ नोकझोंक, कभी अबरिश अभिया को बासिम जारिब के नाम से छेड़ते, तो कभी झूले पर बैठी ताशे को अपने अंदाज में दुआएं देते। ऐसा समा बांधा कि ये रात वहां मौजूद लोगों के जहनों में सदियों तक जिंदा रहने वाली थी। आज खान और ताशे की बारात का दिन था, जिसकी सुबह होते ही शाह हवेली के साथ खानवाला में भी अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन जिनकी खुशी का ये दिन था, इन दोनों का दिल हर खुशी से खाली और चेहरे से जज्बात से आरी था। वो सिर्फ अपने घर वालों की खुशी की खातिर एक रस्म निभा रहे थे, उनकी ख्वाहिश को अपना फ़र्ज समझते अदा कर रहे थे, अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने अंदर ही कहीं दफन करते आने वाले इम्तिहान के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। जहाँ ताशे तक नारसाई का गम मनाते शहीर खान का दिल उदास था, वहीं अपनी मोहब्बत के दुत्कार जाने पर अपनी किरदार की तजलील पर ताशे की आंखें बार बार नम हो रही थी। शहीर खान के सर्द रवैये को याद करते ताशे का दिल खून के
आंसू रो रहा था, जबकि आने वाली जिंदगी का सोचते अलग टेंशन ने उसे अपने हिसार में ले रखा था, जिसके चलते शदीद सर दर्द के साथ उसे बुखार ने जा लिया था। लेकिन इसने किसी को भी बताना ज़रूरी ना समझा और इस वक्त मुकम्मल दुल्हन के रूप में आईने के सामने बैठी अपने अक्स को घूरते अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। आखिर क्या मिला उसे आज तक सिवाय एक भाई के? कोई भी खुशी मुकम्मल नसीब भी नहीं हुई थी। इसके पैदा होने से पहले उसका बाप माँ को तलाक देकर चला गया और पैदा होते ही माँ मन्नो मिट्टी तले जा सोई। सारी जिंदगी नौकरों के हाथ पलते इसने अकेले हॉस्टल में निकाल दी, लेकिन उसने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। पूरी ज़िंदगी में अपने लिए सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश की और वो थी शहीर खान की मोहब्बत, लेकिन वो भी उसकी बदकिस्मती की नज़र हो गई। आखिर क्या थी उसकी ज़िंदगी? इसे तो अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था। उसकी ज़ात किसी के लिए भी तो अहम नहीं थी, फिर क्यों अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में भेजा? बहुत सी ला यानी सोचों ने उसे अपने हिसार में ले रखा था, जिसे सोच सोच कर उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए बेहिस वो हरकत बैठी थी, जैसे इसे कोई भी तकलीफ महसूस ही ना हो रही हो। रुबाब चले, हम लोगों को हॉल पहुंचने में भी वक्त लगेगा। जबकि वहाँ हॉल में बारात अरमगान शाह जो जल्दबाजी में तैयार होते ड्रेसिंग रूम से बाहर आए थे, आईने में नजर आते रुबाब के अक्स को देखते चंद पल के लिए वहीं ठहर गए। जो इनके मनपसंद रंग में सजी खड़ी उनके दिल की धड़कन बढ़ा गई थी। जी बस हो गई हूँ तैयार। हाथों में जोड़े की हम रंग चूड़ियाँ पहनते हुए वो इनकी निगाहों से एक सरअंजान अपने ध्यान में बोली थी। जब अरमगान शाह ने आगे बढ़ते इन्हें अपने हसार में लिया, रुबाब ने उनकी हरकत पर चौंक कर आईने में नजर आते दोनों के अक्स को देखा। आप तो दिन ब दिन और भी हसीन होती जा रही है। उनकी खुशबू में गहरा सांस लेते बहुत मोहब्बत से गोया हुए थे, जिस पर एक शर्मीली मुस्कुराहट ने इनके लबों का अहाता किया। अब हम लेट नहीं हो रहे क्या? आगे बंधे उनके हाथों पर अपने हाथ रखते वक्त का एहसास दिलाना चाहा, जो इनकी खूबसूरती में खोते वो बिल्कुल फरामोश कर बैठे थे। नहीं, उनकी गर्दन पर नरमी से अपने होठ रखते एक लफ्ज़ी जवाब दिया। रुबाब ने सुर्ख पड़ते नफ़ी में सर हिलाया था। गनी, हम लेट हो रहे, ताशी की बारात है। इन्हें हद से बढ़ते देख वो नरमी से इनका हिसार तोड़ती पीछे हुई थी। आह, ये जुल्म है हम पर बेगम। चले कोई बात नहीं, बाकी का रोमांस बारात से वापसी पर उधार रख लेते हैं। गहरा सांस खींचकर वो ड्रेसिंग टेबल से घड़ी उठाकर पहनती जो मायनी अंदाज में गोया हुई, जिस पर नफ़ी में सर हिलाती वो इनके करीब हुई थी। गनी, आप भूल रहे हैं, आपने मुझसे कुछ वादा किया था। इनके पहने हुए कोट के बटनों को सेट करते इन्हें अपना वादा याद दिलाना चाहा। अरमगान ने उनकी बात पर कुछ चौंक कर रुबाब की तरफ देखा, जिनकी आंखों में एक इल्तिजा थी, जिस पर मुस्कुराकर उन्होंने मोहब्बत से उनकी पेशानी को छुआ था। मुझे याद है बेगम, और मैं अपने वादा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, मुस्कुराकर कहते उन्हें यकीन दिलाया था, जिस पर वो भी नरमी से मुस्कुराई थी। अब चलें, अगर तैयार हो गई हैं तो। हाँ, बस जूते पहनना बाकी है, आप चलें, बाकी सबको दिखें, मैं 2 मिनट में पहन कर आई। नरमी से कहते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बाहर की तरफ गए। अभी वो अपने कमरे से बाहर निकले थे जब इजलत में इस तरफ आती उज़मा से टकरा गए। माफ़ कीजिएगा, जल्दबाजी में मैंने आपको देखा नहीं। दरअसल आप लोगों को बुलाने के लिए आ रही थी, मैरिज हॉल जाने के लिए। सब लोग तैयार होकर लॉन्ज में इकट्ठे हो चुके हैं, अगर तैयार है तो आ जाइए। सादा से लहजे में बोलते हुए वो पलटने लगी, जब अरमगान शाह ने उनका हाथ थामते उन्हें रोका था, जिस पर हैरत से पलटते उन्होंने एक नज़र उनके चेहरे की तरफ देखा और फिर उनके हाथ में दिए अपने हाथ को। जबकि दूसरी तरफ ज़िंदगी में पहली बार अरमगान शाह ने उनके पहने हुए लिबास का जायज़ा लिया था, जो सेम टू सेम रुबाब की तरह पहने सूट से मैच करता था। और बिलाशबा रुबाब की तरह उज़मा भी इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। साहिया, आपको कोई काम था? उनके हाथ में दबे अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करती सवालियाँ देखने लगी। उज़मा की घबराहट और हाथ छुड़वाने की कोशिश को देखते अरमगान ने उनके हाथ को छोड़ आगे होकर नरमी से उनके कंधों को थामा और फिर शौहर होने का पहली बार अपना हक इस्तेमाल करते झुककर उनकी सबिहा पेशानी पर बोसा दिया था। जबकि पहली बार उनके लम्स को पाते उज़मा का नाजुक वजूद शिद्दत से कांपा था। गिरने के डर सहारा के लिए उनके हाथ खुद ब खुद अरमगान शाह के पहने हुए कोट के कॉलर पर आए थे। उनकी आंखें हैरत से फैलती बड़ी हो गई थी, जबकि शर्म व हया से सुर्ख व सफ़ेद नाजुक गाल दहक उठे थे। उनके वजूद की लर्जिश को महसूस करते अरमगान शाह के लब धीरे से मुस्कुराए। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। उनके कान के करीब झुककर धीमी सरगोशी से करते धीरे से उनके गाल को छुआ था और फिर मुस्कुराकर अलग होते एक नज़र हैरत से फैली उनकी आंखों में देखने के बाद वहाँ से निकलते चले गए। जबकि पीछे वो इनके लम्स में खोई मिट्टी का बुत बने हैरत जरदा सी खड़ी रह गई थी।
बेड पर पड़ी शेरवानी पर नजरें टिकाए शहीर गहरी सोचों में गुम था जब इसकी वालिदा दरवाज़ा हल्का सा नॉक करते अंदर दाखिल हुई थी। अरे बेटा, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? बारात निकलने का टाइम हो गया है। जिस पर वो कुछ होश में आया था। जी अम्मा साया, बस जा ही रहा था। ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कपड़े उठाने लगा जब उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोका और उसके हाथों को थाम कर बेड पर बरजुमान होते उसे बैठने का इशारा किया था, जिस पर वो बराबर बैठने की बजाय ज़मीन पर उनके कदमों में बैठता चेहरा उनकी गोद में छुपा गया। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों उदास है? उसके घने बालों में नरमी से उंगलियां सहलाते बहुत मोहब्बत से खोया हुई थी, जिसका इसने कोई जवाब नहीं दिया था। बस यूं ही खामोशी से इनकी गोद में चेहरा छुपाए अपने अंदर के दर्द को संभालने की कोशिश करने लगा, जो इसकी आंखों से बहने को बेताब थे। शहीर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। कुछ नहीं मासा, बस वैसे ही। शहीर ने उनके दोबारा पूछने पर नरमी से जवाब दिया, अलबत्ता। चेहरा गोद से अभी तक नहीं उठाया था। आप इस शादी से खुश नहीं हैं क्या? उसके बालों में यूं ही अपनी नरम उंगलियां सहलाते एक और सवाल किया, लेकिन इस बार जवाब में बस खामोशी थी। उधर इधर देखिए, ऊपर मेरी तरफ। उसका वजीहा चेहरा अपने हाथों में थामते ऊपर उठाया। शहीर खान ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई। इसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो रही थी, जबकि टूटे हुए दिल की करचियों का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आने को बेताब था, जिसे देखते हुए वो तड़प भी तो गई थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? मासा, अल्लाह ताला हमेशा हमारा दिल ऐसी जगह ही क्यों लगाता है जो आपका नसीब भी ना होता? नम लहजे में बच्चों की तरह सवाल किया। आप किसी को पसंद करते हैं? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने सवाल किया था, जिस पर खान ने नजरें चुराई। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपको हमें बताना तो चाहिए था। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था मासा, क्योंकि इन तक मेरी रसाई नामुमकिन थी। शहीर, माफ़ कीजिएगा मासा, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। अब चलिए, मैं बस कुछ ही देर में तैयार होकर आता हूँ। खुद को कंपोज करते वो उठ खड़ा हुआ था जब उन्होंने उसका हाथ थामा था। फिर खुद भी उठकर मुकाबिल आई थी। बेटा, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला जो भी करते हैं उसके पीछे उनकी कोई ना कोई मसलियत छुपी होती है, और वो बिला वजह किसी का भी ख्याल किसी के दिल में नहीं डालते। आप कह रहे हैं कि आपके जो दिल में है उस तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले बेहतर कारसाज हैं। हर नामुमकिन चीज़ उनके सिर्फ एक कुन की मोहताज है। वहाँ वो सिर्फ एक कुन फरमाते हैं और यहाँ वो चीज़ आपका मुकद्दर बना दी जाती है, जिस तक पहुँच पाना आपके वहम गुमान में भी नहीं होता। मुस्कुरा के इसके गाल को नरमी से थपथपाते हुए उसकी मुश्किल आसान करनी चाहिए, जिस पर शहीद ने कुछ चौंक कर इनकी तरफ देखा। फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते नरमी से मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाता उनकी पेशानी को लबों से छूते कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे उन्होंने गहरा सांस खींचकर उसकी चौड़ी पुश को देखा। अगर वो जारिब को दिए गए वादे की पाबंद ना होती तो कभी भी यूं अपनी जान से प्यारे बेटे को ना तड़पने देती, लेकिन वो मजबूर थी। वो अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन अपने पीरों से धोखा या वादा खिलाफी के सोच भी नहीं सकती थी। मैरिज हॉल पहुंचने बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया था। हैदर शाह समेत शाह खानदान के तकरीबन सभी छोटे बड़े अपने होने वाले दामाद का खैर मकदम करने के लिए हॉल के दरवाजे पर मौजूद थे। शहीर खान के अंदर दाखिल होते ही हैदर शाह ने आगे बढ़कर इसे फूलों के हार पहनाते हुए इसे सीने से लगाया, जिसके बाद बहुत इज्जत व एहतराम से उनके वालिदैन से मिलते हुए शहीर को स्टेज पर पहुंचाया गया था। जबकि दूसरी तरफ जरताशे इस वक्त हॉल के ब्राइडल रूम में बैठी अपनी दम तोड़ती मोहब्बत की आखिरी हिचकियां सुन रही थी, जिसका जनाजा अभी कुछ ही देर में पढ़ाया जाना था, और फिर उसके बाद सुर्ख जोड़ा पहनाकर बहुत शान व शौकत से उसकी मैयत रवाना की जानी थी। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके होठों से उफ तक निकलने की इजाज़त नहीं थी। इसे खुद की बेबसी पर बेपनाह रोना आ रहा था। बस आंखें आंसू निकलने से इनकारी थी, जबकि नाजुक वजूद इस जुल्म को बर्दाश्त ना करते बुखार से तपता इसके होश व हवास गुम करने के दर पर था। जैसे बहुत हौसले से बर्दाश्त करती, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की इज्जत की खातिर खुद को संभाले बैठी थी। नहीं तो जिस अंदाज में उसकी पाक मोहब्बत का गला घोटा गया था, कोई शक नहीं था इन करीब और अपनी सांसें ही हार देती। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब नजमा बेगम के साथ अबरी शबिया और जरमी ने अंदर दाखिल हुई थी। नजमा बेगम ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए इसे सीने से लगाया। जब इन्हें इसके वजूद से उठती गर्मी का एहसास हुआ। ताशी, मेरी जान, आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। उसका खूबसूरत नाजुक चेहरा अपने हाथों में थामते हुए फिक्रमंदी से गोया हुई, जबकि उनकी बात पर अपरी शबिया और जरमीनी भी परेशान हुई थी। अपने अपने गाउन संभालती करीब आ गई थी।
इन तीनों ने डिफरेंट कलर में एक जैसे गाउन बनवाए थे, जिन्हें पहनकर वो तीनों ही इस वक्त अस्पराही लग रही थी। खास तौर पर अब्रिश, जिसकी ममता का नूर इसके चेहरे के साथ जिस्म से अब जाहिर होने लगा था, जिससे उसके मासूम हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया था। शाह खानदान की वो छोटी शहजादी और सबसे बड़ी बहू, जिसके कदमों के नीचे बहुत जल्द जन्नत आने वाली थी, वह ज़ाहिब शाह के दिल की धड़कन थी, तो ज़ाहिब की मोहब्बत में दिन ब दिन निखरती जा रही थी कि उज़्मा रुबाब समेत पूरा ख़ानदान इसकी बलाएं लेता नहीं थकता था। कुछ नहीं मम्मा, बस हल्का सा टेम्परेचर है, खुद ही ठीक हो जाएगा। इनकी फिक्र पर बमुश्किल अपने लड़खड़ाते लहजे को संभालते हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कितना बुखार है, और आपने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? शायद अभी तक आपने हमें दिल से कबूल नहीं किया। नहीं मम्मा, कैसी बातें कर रही? तो फिर कैसी बातें करूं? अगर आप सच में हमें अपना मम्मा समझती तो यूं कभी अपनी तकलीफ मुझसे न छुपाती। मैंने सोचा आप परेशान होगी, बस इसीलिए। तो क्या अब मैं परेशान नहीं हूँ? इसकी फजूल मंतिक पर नजमा बेगम के साथ इन तीनों ने भी उसे घूरा था। मम्मा अब क्या करें? रोमान भाई तो अभी मौलवी को लेकर आते ही होंगे। निकाह का वक्त जो हो गया। जरताशी की तबीयत खराबी का अदराक होते जरमी ने परेशानी से खोया हुई थी। हाँ कुछ नहीं, अभी तुम इसे घूंघट निकलवाओ और इसके पास से हिलना नहीं। तब तक मैं किसी डॉक्टर या मेडिसिन का इंतजाम करती हूँ। और वो इन तीनों को हिदायत देती तेज कदमों से बाहर की जानी पड़ी थी, जिनके जाने के बाद वो जरताशे के करीब बैठती इसे घूरने लगी, जिससे एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने ताशे के लबों का हाथा किया था। बदतमीज, तुम हमें बता नहीं सकती थी कि तुम्हें बुखार है? हाँ। उसके सजे सवरे रूप को देखते उसका चेहरा, जो बुखार की तमाज़त की वजह से मुकम्मल सुर्खोरा था, इसने ताशे के हुस्न को मजीद दो आंच तक कर दिया था। दिल में उसकी नज़र उतारते अबिया बज़ाहिर गुस्से से बोली थी, बिया यार प्लीज़ डांटे तो नहीं, देखिए ना इसे कितना बुखार है तेज़। अबरीश उसके करीब होकर हिमायत में बोलती फौरन आंखों में आंसू भर लाई, जबकि इसके रोने को तैयार देखते देख अबिया जरमी ने अपना सर थामना था। यार तुम अपना बचपना बंद करो, पहले हम एक तो संभाल लें। अभिया ने उसे हल्के से डांटा ताकि वो रोए नहीं, जिस पर फौरन मुंह बनाते वो खामोश हुई थी, जबकि इसकी मासूमियत को देखते वो तीनों ही मुस्कुराई थी। तभी रूम का दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ और साथ ही जारून अंदर दाखिल हुआ था। जल्दी से दुपट्टे को ठीक कर लो, लाला बाबा मौलवी साहब के साथ निकाह की इजाज़त लेने आ रहे। नरमी से बोलते हुए आगे बढ़कर ताशे के सर पर हाथ रखा था, जो निकाह का सुनते ऐसी हो गई थी जैसे उसकी वजह से किसी ने रूह खींच ली हो। उसने बहुत कोशिश की थी अपने दिल को संभालने की, खुद को ये बताने की कि शहीर खान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, लेकिन दिल दीवाना था कि समझने को तैयार ही नहीं था। और अब निकाह का सुनते ही वह इतनी देर से जो हिम्मत बांध रही थी सब टूटती हुई महसूस हुई। एकदम ही जैसे रूह तक सन्नाटे फैल गए, जिसने उसे आसपास का होश भुला दिया। जबकि जारून की बात सुनते अबिया ने फौरन अपना दुपट्टा सेट करते उसका घूंघट निकाला था। जरताशे मूसा शाह वलीद मूसा शाह, आपका निकाह शहीर खान वलीद ज़फ़र खान के साथ हक के महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? खामोश कमरे में मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी थी, जिसमें उसके लिए खुशियों की नवीद थी, लेकिन गुम होते हवासों के साथ ताशे उसे सुनने से महरूम थी। जब इसकी तरफ से कोई जवाब न आया तो मौलवी साहब ने एक बार फिर अपने अल्फाज दोहराए थे, लेकिन इस बार भी जवाब नदारद। हैदर शाह समेत ज़ारिब, वासिम और जारून ने रोमान की तरफ देखा, जिसने आगे बढ़कर इसे अपने हिसार में लिया था। तब मौलवी साहब ने तीसरी बार अपने अल्फाज दोहरा चुके थे। ताशे, जो रोमान के मजबूत हसार में आते कुछ होश में आई थी, उसके कानों से उनके सिर्फ आखिरी अल्फाज टकराए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसे नज़र उठाकर अपने भाई की तरफ देखा, जिसके चेहरे से अब परेशानी झलक रही थी। फिर अपनी सारी तकलीफ को, दर्द को पुशे पुश डालते अपनी मोहब्बत को आखिरी बार शिद्दत से याद करते हुए अपना सर बेसाख्ता हाँ में हिलाया था, जिसे देखकर सब ने सुक्का सांस लिया। और फिर बारी बारी उसके सर पर हाथ रख कर दुआएं देती मौलवी साहब के साथ कमरे से निकलते चले गए, जबकि रोमान ने अपनी नन्ही गुड़िया को प्यार करते जोर से अपने सीने में बीजा था। आंसू बेख्तियार होते दोनों के चेहरे बिका रहे थे, जिसे देखकर वहां मौजूद अबरीश, अबिया और जरमीने भी अब रोने लगी थी। शहीद खान वलीद ज़फ़र खान, आपका निकाह जरताशे मूसा शाह वलीद मूसा शाह के साथ हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जरताशी की तरफ से इजाज़त के बाद तमाम मर्द हजरात स्टेज पर शहीद के पास चले आए थे, जब
जहाँ अब इसका निकाह पढ़ाया जा रहा था। जो यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद नहीं था, वो यहाँ हो भी कैसे सकता था। इसका दिल, इसकी रूह तो ताशी के ख्यालों में खोई थी, जो कब की उसकी मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी, जिससे अनजान वो अभी तक अपनी बदकिस्मती पर अफसोस कर रहा था। मौलवी साहब के तीसरी बार अल्फाज दोहराने पर इसके सर के करीब खड़े जारिब ने हल्का सा उसके कंधे को दबाव डाला, जिस पर वो होश में आते इसने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर मौलवी साहब की तरफ, जो उसे ही मुंतज़िर निगाहों से देख रहे थे। फिर अपने दिल पर पत्थर रखते सर हिलाकर अपनी रजामंदी दी थी, जिसके बाद चारों तरफ मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ था। सब मुस्कुराते हुए बारी बारी उसके गले लगते उसे निकाह की मुबारकबाद दे रहे थे, जिसे वो जबरन होठों पर मुस्कुराहट सजाए कबूल कर रहा था, जबकि उसकी हालत को समझते हुए जारिब शाह के लबों पर शरीर मुस्कुराहट नाच रही थी। यार खान लाला, लोग तो अपनी शादी वाले दिन खुश होते हैं, लेकिन आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके संजीदा चेहरे को देखकर जारों ने शगुफा छोड़ा था, जिसे सुनकर महफिल ज़ाफ़रान बनी थी। ऐसी बात नहीं छोटे साईं, तो फिर कैसी बात है खान लाला? जारून को अपनी टांग खींचते देख खान ने कुछ कहना चाहा, जब इसकी बात दरमियान में काटते इसने शरारत से सवाल किया, जिस पर इसने खज्जल सा होते जारिब शाह की तरफ देखा। इसे जारिब की तरफ देखते पाकर जारून फौरन सीधा हुआ था, जबकि इसकी पतली हुई हालत को देखकर इस बार सबसे ज़्यादा ऊंचा कह कहा खान को गूंजा था। जारून ने बालों में हाथ फेरते अपनी झनक मिटानी चाही, जिस पर जारिब ने नफ़ी में सर हिलाया था। आंटी आप ठीक है? अभिया जो जरताशे की बिगड़ती हालत को देखते हुए नजमा बेगम को देखने आई थी, रास्ते में एक आंटी को लड़खड़ाते देखकर फौरन आगे बढ़कर संभालते नरमी से बोली, जी बेटा मैं ठीक हूँ। इसके मनमोहने चेहरे को देखकर वो आंटी बहुत मोहब्बत से खोया हुई थी। आइए मैं आपको एक टेबल पर छोड़ देती हूँ। उनकी एज का ख्याल करते अभिया ने मुस्कुराते हुए इनके हाथ को थामा, जिस पर वो चाह कर भी इनकार नहीं कर पाई थी, और वो मुस्कुराते हुए इसके साथ हो ली। अभिया उनके बताए गए टेबल पर छोड़ने उनके साथ आई थी, जहाँ उनके बाकी फैमिली मेम्बर भी मौजूद थे, और इनको आते देखकर एक हैंडसम यंग लड़का फौरन आगे बढ़ा था और इन आंटी को थाम कर चेयर पर बिठाया। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। अरे बेटा रुको तो सही, तो मैं अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। अभिया को रोकते ही वो अपने बच्चों का तारुफ करवाने लगे। ये मेरा बेटा है असद खान और ये मेरी बेटी है बुशरा खान। और अरे आपका नाम तो मैंने पूछा भी नहीं। जी मेरा नाम अभिया है। उनकी मोहब्बत को देखते उसने नरमी से जवाब दिया था। अभिया बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। अभिया के इखलाक और इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसकी बारी सदके जा रही थी, जबकि साथ साथ इशारों में अपनी बेटी से भी कुछ पूछ रही थी, जिसने अभिया को एक नज़र देखने के बाद मुस्कुरा कर सर हिलाया था। दूसरी तरफ आसिम, जो अपनी किसी बिजनेस पार्टीज के साथ मसरूफ था, अचानक से उसकी नज़र उस टेबल पर पड़ी थी। अभिया को वहाँ खड़े और किसी अजनबी को मुस्कुराती निगाहों से उसे तकते देख एकदम उसकी रगे तनी नीले समंदर में सुर्खी उतर आई, और इनसे एक्सक्यूज़ करते वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। अच्छा बेटा आपकी मम्मा का है? बेटी की तरफ से रजामंदी मिलने के बाद उन्होंने अभिया से अगला सवाल किया, जिस पर वो एकदम ही उदास हुई। जी मेरे मम्मा पापा नहीं हैं। ओह सुनकर बहुत अफसोस हो बेटा, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। जो इस मालिक की रज़ा नरमी से उसका हाथ थामते तसल्ली दी थी, जिस पर उसने मुस्कुरा कर सर हिलाया था। अच्छा बेटे आपका कोई बड़ा हो तो होगा ना जो आपका वाली वारिस हो? इससे पहले अभिया इनकी बात का कोई जवाब देती वासिम उसके करीब पहुंचते उसके अपने हसार में ले चुका था। मैं हूँ इनका वारिस। उसका लहजा निहायत सपाट था, जबकि नज़रें सामने खड़े नौजवान पे टिकी थी, जो इसकी एक ही घुरी पर अभिया के चेहरे से नज़रें फिर चुका था। चलो मुझे तुमसे कुछ काम है, सपाट लहजे में कहता है उसे अपने साथ ले जाने लगा, जब इन आंटी ने एक बार फिर मदाखलत करते इन्हें रोका था। अरे बेटा रुको तो सही, आप इनके भाई हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी बहन है आपकी। इन दोनों के नकुश को मिलते देख वो वासिम को अभिया का भाई समझी थी, जिसे सुनकर वासिम का चेहरा सुर्ख हुआ था। ये दूसरी मर्तबा था जब किसी ने उसे अभिया का भाई बोला था। जबकि इसकी तासीरात को जांचते अभिया ने बमुश्किल अपने निकलने वाले कहकह को रोका, जिसके होठों पर मचलती मुस्कुराहट को देखते वासिम ने इसे घुरी से नवाजा और मुट्ठियां भींचकर गुस्से को कंट्रोल करते अभी कुछ कहने के लिए अपने लब खोले थे, जब इन आंटी की अगली बात सुनते इसके तन बदन में आग लगी थी। बेटा ये मेरा बेटा है असद खान, माशाल्लाह से अपना बिजनेस चलाता और अल्लाह पाक के करम से हमारे घर दौलत की भी कोई कमी नहीं। असल में मुझे आपकी बहन अपने बेटे के लिए नहीं बहन नहीं है ये मेरी अभिया वासिम शाह आंटी बीवी है ये मेरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी ही बीवी का रिश्ता मांगने की?
उनकी बात पूरी होने से पहले वो ऊंची आवाज़ में इन्हें टोक गया था, जबकि इसके लहजे के सर्दपन और चेहरे की सख्ती को देखते अभिया भी फौरन सीधी हुई थी। और असद खान, जो अपने रिश्ते की बात पर सर झुका चुका था, इसकी बात पर फौरन सर उठाकर हैरत से उनकी तरफ देखा, जिस पर वासिम ने वार्निंग देती निगाहों से उसकी तरफ देखा था। माफ़ कीजिएगा बेटा, मुझे नहीं पता था। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो अभिया का हाथ थामते हुए उसे गुस्से से घसीटता हुआ एक खामोश कोने में ले आया था। बहुत शौक है अपनी तारीफ सुनने का। तुम बता नहीं सकती थी इन्हें कि तुम शादीशुदा हो? पास रखी चेयर को ठोकर मारते गुस्से से चिल्लाया, जिस पर वो पूरी जान से कांपी, जबकि सुनहरे कांच में फौरन नमी आई थी। वासिम, मुझे नहीं पता था वो आंटी, मैं तो सिर्फ उनकी हेल्प। उसके गुस्से में देखकर सफाई देती चाहिए जब इसे गुस्से से अभिया को कंधों से थाम कर अपने करीब किया। तुम्हें पता है वो लड़का तुम्हें किन निगाहों से देख रहा था और वो नज़रें कैसे बर्दाश्त की है मैंने? मेरा बस चलता तो मुंह तोड़ देता मैं इसका। उसके कंधों में अपनी सख्त उंगलियां गाड़ते पूरी कुव्वत से दहाड़ा था, सिम। जबकि इसकी जाराना गिरफ्त पर अभिया ने नम लहजे में उसे पुकारा। उसकी आंखों से बहते आंसू को देखते हुए कुछ नरम पड़ा था और फौरन अपनी गिरफ्त हल्की करते उसे अपने सीने से लगाया। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हारी तरफ कोई निगाह तो उठा कर देखे, मैं उसकी आंखें निकाल लूँ। इसकी सख्ती से खुद में भींचते शिद्दत पसंदी से गोया हुआ, जिस पर अभिया को सहमी थी। बोलो कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ वासिम शाह की। एकदम ही उसे खुद से अलग करते वासिम ने उसे इजहार चाहा, जबकि इसके पागलपन को देखते अभिया शशदर अपनी जगह खड़ी थी। डैम, बोल कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसे खामोश बुद्ध बना देख वो उसे झंझोड़ते हुए दहाड़ा, जिस पर अभिया ने फौरन आगे बढ़कर उसके गले में दोनों बाजू बांधते अपने मखमली लब घनी मूंछों तले उसके सुर्ख व सफ़ेद लबों पर जोड़े और धीरे धीरे जनबीज देते अपने नरम लम्स से उसका गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगी। जबकि इसकी हरकत पर वो चंद पल के लिए साकित हुआ था, फिर होश में आते आसपास का ख्याल करते बिना उससे अलग हुए उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठाता कदरे अंधेरी वाली जगह पर ले आया, जहाँ इन पर किसी की नज़र ना पड़े, और नरमी से इसका साथ देते उसे महसूस करने लगा। सांसों के टूटने पर अभिया धीरे से पीछे हुई थी और फिर गहरा सांस खींचकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में अब गुस्से की जगह खुमार और लबों पर नरम मुस्कुराहट थी। मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ वासिम शाह की। इसकी तीखी नाक के साथ अपनी सतवान नाक सहलाते उसे नरमी से लबों से छूते बहुत मोहब्बत से बोली थी, जिससे वासिम शाह के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। जानता हूँ, एक खुरफी जवाब, जिस पर कुछ चौंक कर अभिया ने वासिम की तरफ देखा। इसका मतलब आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मुझे लगा। वासिम की आंखों में नाचती शरारत को देखते अभिया ने गुस्से से कुछ कहना चाहा, जब वासिम ने इसके होठों पर फक्कल लगाते खामोश करवाया था। क्या लगा तुम्हें? कुछ देर बाद अलग होकर शरारत से सवाल किया। सिम, आप कितने वो हैं, आपको पता भी है? आपके गुस्से ने मेरी जान ही निकाल दी थी। और आप? गुस्से से बोलते उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, जब वासिम ने नफ़ी में सर हिलाते गिरफ्त मजबूत की। मैं क्या मिसेस? उसके नाक पर नरमी से अपने लब रखते बात मुकम्मल करने पर उकसाया। अभिया ने उसे घूरा। छोड़े मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और क्यों बात नहीं करनी मुझसे? उसके सुर्ख होते चेहरे को छूते वह मनमानियों पर उतर आए। सिम, छोड़िए, कोई आ जाए। अभिया ने उसकी वारफ्तगी से घबराते आसपास का होश दिलाना चाहा। ओह, अभी नहीं। उसके नाजुक गाल को छूते नफ़ी में सर हिलाया। सिम, अभिया ने इल्तिजा करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ना बोला और ना ही उसे अपनी गिरफ्त से रिहाई दी। बस खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। अभिया ने बेबस होते उसकी आंखों में देखा, फिर उसकी आंखों में नजर आती तलब को देखते उसके बालों में अपनी मखरूती उंगलियां फंसाते इसे खुद पर झुका कर नरमी से सांसों का तालमेल जोड़ दिया, जिस पर एक हसीन मुस्कुराहट ने वासिम शाह के लबों का अहाता किया और वह मजीद इसे खुद में भींचते चंद पल के लिए अपने नरम दम से इसे दुनिया से बिल्कुल गाफिल कर गया। हॉल में दुल्हन के आने का शोर मचा था, जिसके चलते हॉल के सभी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। ताशी की तबीयत खराबी का पता चलते ही रोमान काफ़ी परेशान हो गया था और इसने तो साफ बोल भी दिया था कि रुखसती जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती डिले कर लेते। लेकिन अजमा बेगम के समझाने पर कि बेटा, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, वक्त के हालात समझते हुए उनके साथ चलना पड़ता है। मजबूरी में उसे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। नजमा बेगम ने ताशे को जूस पिलाते साथ बुखार की मेडिसिन भी दी थी, जिससे ज़्यादा तो नहीं, इसे थोड़ा अफाका ज़रूर हुआ था और इन सब के चलते इन्हें काफ़ी देर भी लग गई थी। लेकिन नजमा बेगम ने यहाँ भी माँ का फ़र्ज़ निभाते पूरे
मामला संभाल लिया था और हैदर शाह को पैगाम भिजवाया कि ताशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, जिसके चलते हैदर शाह ने दुल्हन को लाने से पहले ही मेहमानों के लिए खाना खोल दिया था, जिससे इन्हें काफ़ी वक्त मिल गया था। और इस वक्त कुछ बुखार और कुछ अपनी मोहब्बत के खोने के गम में डूबा ताशिक का नाजुक वजूद रोमान शाह के हिसार में धीमे कदम उठाता स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ शहीर खान जो जारून शाह और दोस्तों के साथ छेड़ने पर खुद को कंपोज करते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठा था, ताकि कोई दोबारा ये सवाल न उठाए कि वो इस शादी से खुश नहीं। रोमान शाह के हिसार में चल कर आ रही अपनी दुल्हन को देखते अपनी जगह शशदर रह गया। इसे हैरत से रुख मोड़कर पास ही सोफे पर बरजुमान जारिब शाह की तरफ देखा, जिसके होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रखसा थी। साईं, ताशी बीबी। इसके चेहरे के साथ लहजा भी हैरत में डूबा हुआ था। अपने गम में डूबे इसने ये महसूस ही नहीं किया कि जारिब ने अभी तक दुल्हन के वालिद या किसी और वारिस से इसे मिलवाया ही नहीं। अब ज़रताशी शहीर खान बन चुकी है। जारिब ने उसके कंधे को नरमी से थपथपाते यकीन दिलाना चाहा। साईं, शहीर की आंखों में एकदम ही नमी उतर आई। जारिब ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया था। खुश रहें, नरमी से उसकी पीठ थपथपाते मुस्कुराकर बोला। बहुत शुक्रिया। शहीर के पास अल्फाज ही नहीं थे जिससे वो जारिब शाह का शुक्रिया अदा कर सकता। इसकी ज़रूरत नहीं। अलग होकर उसका चेहरा थपथपाते हुए नरमी से बोला और फिर रोमान की तरफ इशारा किया था, जो तकरीबन अब स्टेज के करीब पहुंच चुका था। शहीर एक बार फिर खुशी की ज़्यादती से जारिब को अपने सीने से लगाया और ऊपर आसमान की तरफ देखते अपने रब का शुक्र अदा करता मुस्कुराकर एक नज़र रोमान के हिसार में अपनी मोहब्बत को देखते, जो अब इसकी महरम बन चुकी थी, भारी कदम लेता स्टेज से उतर कर उनके करीब आ रुका, जबकि स्पॉटलाइट की रोशनी में अपने बेटे के चेहरे पर खुलती मुस्कुराहट को देखते इसके वालिदैन खूबसूरती से मुस्कुराए थे। रोमान शाह ने अपने करीब आकर खड़े होते अपनी बहन के नसीब को देखा और फिर उसके बिल्कुल पीछे ब्लैक पैंट कोट में मलबूस अपनी मुकम्मल वजाहत के साथ माहौल पर छाए जारिब शाह को। उम्मीद है शहीर खान के जारिब शाह ने जो दावे किए हैं तुम्हारे बारे में कि तुम मेरी बहन पर कभी आँच नहीं आने दोगे, इसकी हिफाजत करते कभी किसी गम को करीब भी नहीं आने भटक नहीं दोगे, इस पर पूरा उतरोगे। मैंने अपनी बहन के लिए महल मीनारे कभी नहीं चाहे, बस इतना चाहा कि जो इंसान इसका हम सफ़र बने वो इसकी इज्जत करे, उसे मान दे, मोहब्बत करे। उम्मीद है मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करोगे। ताशिक का हाथ शहीर खान के फैले हाथ में देने से पहले जिसे वादा लेना चाहा। रोमान शाह की बातों पर जहाँ शहीर के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं उसके नाम पर ताशी जो नज़रें झुकाए बमुश्किल रोमान के सहारे खड़ी थी, हैरत से सर उठाकर सामने देखने लगी, जहाँ वो मुकम्मल वजाहत के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसका हकदार बना खड़ा था, जिस हकीकत को इसका दिमाग फ़िलहाल कबूल करने से कासिर था। क्या माजे ऐसे भी हो जाते हैं? होश तो तब आया जब शहीर ने नरमी से उसका हाथ थामते हुए अपनी भारी आवाज़ में रोमान शाह को वादा सौंपा। आपकी बहन आज से मेरी जिम्मेदारी है, जिसकी आंख में आंसू शहीर खान मरने के बाद भी नहीं आने देगा। इन तक पहुंचने वाली हर मुश्किल को पहले शहीर खान से टकराना होगा, ये मेरा वादा है आपसे। खान की ज़बान है रोमान शाह, जो अपनी जान तो दे सकता है लेकिन ज़बान से कभी नहीं मुकर सकता। शहीर खान के लफ्ज़ों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट रोमान शाह के लबों पे झलकी और वो ताशे के सर पर प्यार करते धीरे से उसे खान के हवाले करता खुद पीछे हो गया, जबकि रोमान के छोड़ने और अपने वजूद पर शहीर खान का इस्तेहाक बरा लम्स महसूस करके ताशे का बुखार से तपता नाजुक वजूद शिद्दत से कांपा, जबकि इसके वजूद की गर्मी को महसूस करते वो कुछ परेशान हो गया था। ताशा आप ठीक है? इसका हाथ छोड़कर नाजुक गाल को हाथ से छूते फिक्रमंदी से कोया हुआ, जिससे तेज़ गुस्से की लहर ताशी के वजूद में सरसरायत कर गई और उसने गुस्से में आकर पूरी कुव्वत से उसका हाथ झटका। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक है या नहीं आपका इससे कोई वास्ता नहीं, इसीलिए अपनी हद में रहना सीखें। इसकी आंखों में देखते हुए तकरीबन दबे दबे गुस्से में चिल्लाई थी वो। अलहदा बात गुस्से से बोलने पर इसके वजूद की लर्जिश में मज़ीद इजाफा हुआ था और इसका अपने कदमों पर खड़े रहना महाल, जिस पर गुस्सा होने के बजाय उसकी नाराज़गी को समझते शहीर के लबों पर शरीर मुस्कुराहट आई थी। मेरी सारी हदें तो अब आप पर ही आकर ख़त्म होती है मेरी ज़िंदगी, इसीलिए ये हद पाबंदियाँ फजूल है। बाकी रही छूने की बात, तो मुकम्मल हक रखता हूँ आप पर, और खान कभी अपनी मलकियत से दस्तबरदार नहीं होते। दो टोक कहते अपने हक का इस्तेमाल करते बहुत मोहब्बत से उसकी पेशानी को होठों से छुआ और फिर उसकी तबीयत का ख्याल करते गोद में उठाया था, जिसे देखकर पूरे हॉल में होटिंग स्टार्ट हो गई थी। सबके सामने इसकी बेबाकी पर जहाँ ताशे सुर्ख हुई थी, वहीं शहीर खान के चेहरे पर दुनिया फतेह करने वाली मुस्कुराहट झलक रही थी। यार, ये खान लाला तो बड़ी तोप चीज़ निकले। थोड़ी देर पहले तो ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने गन पॉइंट पर बिठाया हो, और अब ताशे के चेहरा देखते ही कैसे पल में रंग बदला है। सच कहते हैं बीवी चीज़ ही ऐसी होती है जिसे देखकर अंदर छुपा इमरान हाशमी खुद ब खुद बाहर आने लगता है।
अपने पास ही खड़ी जर की कमर पर गिरफ्त मजबूत करते ज़ोमाइनी अंदाज में गोया हुआ था, जिस पर ज़रमीनी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और ज़ारुन शाह को लगा जैसे चारों तरफ दीप जल उठे हों। वो फौरन ये अंधेरे का फायदा उठाकर उस पर झुकने लगा। जब ज़रमीनी ने अपनी हाई हील जोर से उसके पाँव पर मारी और बस फिर एकदम ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। ज़ारुन शाह को ऐसा लगा जैसे चिरागों से तेल खत्म हो गया हो। इसने लब भींच कर बमुश्किल पाँव से निकलने वाले दर्द को बर्दाश्त किया। तुम एक बार घर चलो, फिर तुम्हें बताता हूँ, मसनूई घुरी से नवाजते धमकी दी, जिसका ज़रमीनी पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। इसे ज़ारुन की धमकी को हवा में उड़ाया। घर में मेरे 3 भाई मौजूद हैं, आप मुझे कुछ कह कर बताएं, देखना फिर कैसे वो आपकी हड्डी पसली एक करते हैं। इतना कर कहते ये जा वो जा, और पीछे वो मुंह हैरत से खोले उसकी धमकी पर अश अश कर उठा था। बीवी, अभी तुम मुझे जानती नहीं, ज़ारुन शाह के सामने तुम्हारे ये 3 भाई भी कुछ नहीं कर सकते। तसव्वुर में ज़रमीनी को मुखातिब करते हुए मुस्कुरा कर सर झटका। बाबा, ये कोई वक्त है आपके आने का? हाँ, एहसन आयात के लेट हॉल पहुंचने पर रोमानी ने अपने गले से लगाता शिकवा कुन लहजे में बोला, जिस पर वो धीरे से मुस्कुराए थे। बस बेटा, आपको पता है मेरी मसरूफियात, अकेली जान बिजनेस भी देखना होता है। और अब वो बात करते करते रुके। और अब क्या? आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? जी। रोमान की बात का जवाब देकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ एक गॉर्जियस लेडी, जिनकी उम्र तकरीबन 40 के राउंड थी, सिल्वर साड़ी में मलबूस धीमे कदम उठाती उनकी तरफ ही चली आ रही थी। जिनके करीब आते ही रोमान ने सवालिया नजरें उनकी तरफ देखा। मीट माई वाइफ फिजा, एहसन आयात उनके गिर्द नरमी से अपना हसार बनाते मुस्कुराते गोया हुए, जबकि उनकी बात पर रोमान का मुंह हैरत से खुल गया। बाबा, आपने शादी कर ली? क्यों बेटा, आपका क्या इरादा था? मैं क्या सारी उम्र आपको आ रही रहता? रोमान की बात पर उन्होंने दो बदू सवाल किया था, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब था कि ये कब हुआ, आपने मुझे बताया भी नहीं। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्हें सीने से लगाते मुबारकबाद दी। थैंक यू। बस यार, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया, वक्त ही नहीं मिला। रिश्ते में ये मेरी कज़न लगती है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बिना शादी किए अपनों के लिए वक्त कर दी, लेकिन कुछ हासिल भी नहीं हुआ। अपने अपने कारोबार, अपनी फैमिलीज़ को लेकर सब अलहदा अलहदा शिफ्ट हो गए और ये तनहा रह गई। एक बिज़नेस मीटिंग में मुलाकात हुई और इनके हालत पता चलने पर मैं प्रपोज़ कर दिया। आखिर मुझे भी तो अपनी तन्हाई किसी के साथ बांटनी थी ना। मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी बात बताते मुस्कुराकर मिसेस अहसन की तरफ देखा, जो इनकी बात पर नरमी से मुस्कुराई थी। ओह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। एक बार फिर आप दोनों को ज़िंदगी का ये नया सफ़र बहुत मुबारक हो। नरमी से मुस्कुरा कर कहते इन दोनों को अपने साथ लेते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा था, जहाँ मुख्तलिफ रस्मों के साथ फैमिली फ़ोटोशूट का सिलसिला जारी था। एहसन के स्टेज पर आने पर अरमगान शाह के साथ खड़ी रुबाब ने एकदम ही उनका हाथ थामा, जिस पर कुछ चौंक कर अरमगान शाह ने उनके ताकुब में देखा, जब धीरे से उनके गिर्द अपना हसार बनाते हुए अपने होने का एहसास दिलाए। खान और ताशे को गिफ्ट के साथ अपनी ब्लेसिंग से नवाजते वो अपनी वाइफ को लेकर इन दोनों के करीब आए थे। कैसे हो अरमगान? नरमी से मुस्कुराकर इनका हाल दरियाफ्त किया था, जिसका जवाब देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ऐसा नायात को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अरमगान को अपनी जगह हक बजानिब समझते थे। जो गलती उन्होंने की थी वो कतई भी माफ़ी के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी शाह ख़ानदान ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते उन्हें अपनी खुशियों में शामिल होने की इजाज़त दी थी। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना। एहसन की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो दबे दबे गुस्से से ठाड़े थे, जिस पर उनके करीब खड़ी रुबाब भी लर्जी थी। अरमगान, प्लीज़ यार, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं, बस मैं मूसा की बातों में आ गया था। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो ज़रूर माफ़ कर देना। अरमगान शाह के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करते एक नज़र उनके पहलू में खड़ी रुबाब को देखते हुए वो फिज़ा का हाथ थामते स्टेज से नीचे उतर आए थे, और इनके लहजे के साथ चाल भी पछतावे झलक रहे थे। जबकि उनकी चौड़ी पुश्त को अपनी तमाम तर नाराज़गी के बावजूद भी अरमगान ने अफसोस से देखा था, क्योंकि उन्होंने एहसन को दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई माना था। वो कभी सोच नहीं सकते थे उन्हें बर्बाद करने में इनके अपनों का ही हाथ होगा। मोहसिन के साथ जो हुआ इन्हें अफसोस था, लेकिन जो बदले में एहसन ने उनके साथ किया वो कतई भी माफ़ किए जाने के लायक नहीं था, और ना इनका कोई इरादा था इन्हें माफ़ करने का।
माशाल्लाह, खान लाला और ताशे की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। स्टेज के बिल्कुल सामने हॉल के वसत में जहां खास तौर पर फैमिली मेंबर्स के बैठने के लिए सोफे लगाए गए थे, वहां जारिब शाह के साथ बर्जुमान होते अब्रिश मुस्कुरा कर बोली थी, जिस पर ना सिर्फ जारिब शाह मुस्कुराया था, बल्कि पास बैठे फैमिली के दूसरे मेंबर्स ने भी उसकी तायद में सर हिलाया। और साथ ही लड़ते झगड़ते जर और जारून भी इनके दरमियान आकर बैठे थे। क्या हुआ तुम्हें? जरमीने का बना हुआ मुंह देखकर अब्रिश ने सवाल किया। जरमीने ने नज़र उठाकर जारून की तरफ देखा, जिसने घर जाने की नौबत ही नहीं आने दी थी, बल्कि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अच्छी खासी उसके लफ्ज़ों की सज़ा दे कर आया था। कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ बिया किधर है? काफ़ी देर से दिखी नहीं है। हाँ यार, मैं भी नहीं देखी उसे अभी तक, पता नहीं कहाँ है। अरे वो लाला के साथ आ रही है। अब्रिश अभी बात ही करी थी जब अभी ऐसे वासिम के साथ आती दिखाई दी। और बताओ रुखसती का कब तक बोल रहे हैं? वासिम ने जारिब के साथ सोफे पर बर्जुमान होते सवाल किया, जबकि अभी यहाँ जाकर जरमीने और अब्रिश के दरमियान में बैठ गई थी। हाँ, मेरी अभी दादा साईं से बात हुई थी, बोल रहे थे बस कुछ देर में। सिगरेट का गहरा कश लेते जारिब ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया, जिस पर वासिम ने सर हिलाया। बिया और जर जो एक दूसरे से बातों में मसरूफ थी, अब्रिश के हैरत से बुलाने पर उनकी तरफ मतवज्जा हुई। जी बिया और जर की जान। इसके थोड़े हल्दी और भरे भरे वजूद को अपने हिसार में लेते बिया प्यार से बोली, जबकि अब्रिश के लहजे में मौजूद हैरत को देखते जारिब, वासिम समेत जारून भी उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। तुम लोगों का मेकअप? क्या हुआ हमारे मेकअप को? एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने सवालिया देखा हो, जबकि अब्रिश की बात पर वासिम, जारून कुछ चौंके थे। उन्होंने फौरन अपनी बीवियों के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन इन्हें तो सब नॉर्मल ही लगा। जारिब भी इन सब के चेहरों की तरफ देखते मामला समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ खास अंदाज़ा नहीं लगा पाया। अब वहाँ मौजूद तमाम अफराद की नज़रें अब्रिश पर टिकी थी, जो सस्पेंस फैलाकर अभी भी उनके चेहरे को घूर रही थी। क्या हो गया गुड़िया, अच्छी भली तो लग रही है। नहीं लाला, कुछ मिसिंग है। देखिए उनके चेहरे पर लिपस्टिक नहीं, हालांकि इन दोनों ने मेरे साथ पार्लर वाली से लगवाई थी। जारून की बात का जवाब देते हुए वो मासूमियत से बोली। अब्रिश की बात पर एकदम ही इन चारों के चेहरे का रंग बदला था। जरमीने और अभिया का चेहरा जहाँ शर्म से सुर्ख हुआ था, वहीं वासिम, जारून ने जारिब से नजरें चुराई थी। वो खाना खाया था ना, थोड़ी देर पहले उतर गई होगी। अभिया ने खज्जल सा होते बात संभालने की कोशिश की, जबकि जारिब के सामने बात खुलने पर वो चाह कर भी अपने लहजे को लड़खड़ाने से ना रोक सकी। जरमीने ने भी फौरन इसकी तायद में सर हिलाया। लेकिन खाना तो मैंने भी खाया, मेरी तो नहीं उतरी। अब्रिश ने जवाब देते इन्हें लाजवाब किया, जिस पर वो बेचारियां शर्मिंदा होकर रह गई। बस करे अब्रिश, जब वो बोल रही है तो क्यों आप बात की खाल उतारने में लगी हुई है? मामले की गहराई तक पहुंचते जारिब ने अब्रिश को जरा सख्ती से टपटा, जिससे उसके नीले समंदर में फौरन नमी चमकी और वो रोते हुए उसके करीब से उठकर वासिम के साइड आते उसके सीने से लगकर ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। देख ले लाला, आपके सामने होते हुए ये मुझे कैसे डांट रहे हैं। जिसके जवाब में वो अब बेचारा क्या कहता। जारिब ने उसे खामोश करवा कर उसकी हेल्प ही की थी, वरना उसकी बहन ने तो अपनी मासूमियत में इसका भांडा सबके दरमियान फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब्रिश के रिएक्शन पर जारिब ने नफ़ी में सर हिलाते एक और सिगरेट सिलगाई थी, जिसे देखकर आकिब लाला, जिनका ध्यान दूर होने के बावजूद भी उनकी ही तरफ था, अब्रिश को रोते और जारिब को आराम से सिगरेट सिलकाते देख फौरन इनके करीब आए थे। जारिब, क्या बोला है अपनी गुड़िया को? क्यों वो ऐसे रो रही है? उन्होंने अब्रिश की हिमायत करते हुए बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि उज़्मा बेगम की वजह से अब्रिश में इन सब की जान बसती थी। कुछ नहीं लाला, बस ऐसे ही। जारून आकिब को पहली बार सीरियस होते देख बात संभालने की कोशिश करने लगा। जारून, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। उन्होंने फ़ौरन उसे टोकते जारिब की तरफ सवालिया देखा। लाला, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। वासिम को खामोश बैठे और आकिब को हिमायत में बोलते देख किसने फ़ौरन शिकायत लगाई थी, जिस पर जारिब ने मज़ीद इसे घुरी से नवाजा। लाला, ये अपनी बच्चों जैसी हरकतों की वजह से डांट सुनती है हमेशा। हालांकि जारिब को आकिब का दरमियान में मदाखलत करना अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी उनके बड़े होने का लिहाज कर गया। तो फिर भी आपको ख्याल करना चाहिए ना, वो छोटी सी तो है, थोड़ा प्यार से समझा लिया करे। इस बार उनके लहजे में कदरे नरमी थी। उन्होंने मुस्कुरा कर इशारे से अब्रिश को रोने से मना किया, जबकि उनकी बात पर अब्रिश को फौरन खामोश होते देख जारिब ने दांत में आईब्रो उचकाई। और यार बस कर दो, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। पिछले 15 मिनट में तुम्हारी कोई ये 5वीं सिगरेट है। इतनी सिगरेट नोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जारिब के करीब बैठते हुए उन्होंने प्यार से समझाना चाहा, जिस पर जारिब के जवाब देने से पहले ही अब्रिश बोल उठी थी। क्यों रोक रहे हैं लाला, पीने देने। मुझे तो लगता है इनकी बीवी मैं नहीं बल्कि ये सिगरेट है, जिसे ये हर वक्त मुंह से लगाए रखते हैं। जारिब के लबों में दबी सिगरेट को देखकर गुस्से से बोली, जिसे सुनकर सबने जारिब के चेहरे की तरफ देखा, जहां उम्मीद के बरक्स इस वक्त गहरी मुस्कुराहट छाई हुई थी।
सिगरेट जितनी भी नुकसानदाह हो मगर तबाह करने में इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। होठों पर मसूर कर देने वाली मुस्कुराहट और आंखों में वहशत की सुर्खी उतर आई थी, जिसे देखकर आंखें प्याला चौंकी थी। अलबत्ता उसकी बात की गहराई नापते बिना अब्रिश ने नफ़ी में सर हिलाया। जारिब शाह ने एक नज़र अपनी बाबी के बने हुए मुंह की जानिब देखा और फिर मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाहा। जब अब्रिश ने अपनी नाजुक चौड़ी हथेली उठाते उसे बोलने से रोका। बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है। आंखों में नमी लिए नरोटेपन से बोलती उठकर अपने बाबा साईं की तरफ बढ़ी थी, जबकि पीछे जारिब ने गहरा सांस खींचते हुए इर्द गिर्द बैठी अपनी बीवी की हिमायतों को देखा और फिर उठकर अपने बंदों को कुछ इशारा किया था, जिसकी तकमील के लिए वो फौरन भागे और लम्हे के हज़ार हिस्से में एक बार फिर हॉल की तमाम लाइट्स ऑफ हुई थी, जिसकी वजह से जो जहाँ था वहीं थम कर रह गया। एक मेन स्पोर्ट्स लाइट ने अब्रिश जबकि दूसरी ने जारिब शाह को अपने अहाते में लिया और साथ जारिब के इशारे पर डीजे ने धीमे सुरों में म्यूज़िक प्ले किया था। हॉल में मौजूद सभी अफराद दंग निगाहों से कभी पंजाब के MNO और शाहपुर के सरदार शाह जारिब को, कभी अब्रिश जारिब शाह को देख रहे थे, जो इस अचानक रोनुमा होने वाली सिचुएशन को ना समझते हुए खुद भी परेशान निगाहों से जारिब को ही देख रही थी, जिस पर मुस्कुराते हुए जारिब ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और साथ ही अपनी भारी गंभीर आवाज़ का जादू जगाया था। सॉन्ग है तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, ये सारे सॉन्ग है, ठीक है ना। उसके नीले समंदर पर अपने हरे कांच गाड़ते उसे चंद कदमों के फासले पर आ रुका। गाने के बोलों और जारिब शाह की नज़रों में आते जज्बात को देखते से फ़ौरन अपनी नज़रें झुकाई थी। अलबत्ता जारिब की खूबसूरत आवाज़ पर पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा था। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है। उसका हाथ नरमी से थामते हल्का सा खींच कर उसे सीने से लगाया। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। उसके चेहरे पर झूलती लट के कान के पीछे अड़सते हुए उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराई। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। उसे घुमाकर उसकी पुश्त अपने सीने से लगाते हुए डांस के हल्के स्टेप लेने लगा, जिस पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अब्रिश के लबों का अहाता किया। जबकि इनको डांस करते देख आसपास जितने भी यंग कपल्स थे सब अपने पार्टनर्स के साथ इनके गिर्द घेरा बनाते डांस करने लगे, जिसे देखकर अभिया का दिल भी हुआ डांस का। इसने वासिम की तरफ देखा, लेकिन वहाँ तो नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ था। कहीं किसी भी गली जाऊँ मैं, तेरी खुशबू से टकराऊँ मैं। उसे गिर्द घूमते हुए हल्का सा झुककर इसकी नाक में पहनी नोजपिन को लबों से छुआ। तेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सोना सा एक आसमान महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है। वो एक बार फिर रुक कर लो देती निगाहों से उसके मासूम चेहरे को तकने लगा। तुझ पर मर के ही तो मुझे जीना आया है। जारिब की नज़रों को महसूस करते अब्रिश ने भी झुकी पलकें उठाई थी और इन हरे कांच के जज्बात में जैसे खोसी गई। देखिए जारिब लाला अब्रिश से कितनी मोहब्बत करते हैं और एक आप हैं जिन्हें रौब झाड़ने के अलावा कोई काम नहीं। इन दोनों को मुस्कुराती निगाहों से देखते अबिया ने शिकायत भरी नज़रों से वासिम की तरफ देखा, जिस पर इसने उसे घूरी से नवाजा, जिसका असर लिए बिना ही अबिया उठकर वहाँ से जाने लगी। जब वासिम ने अबिया का हाथ थाम कर उसे रोका और फिर उसके भुने हुए को देखकर उसे लेकर सबके दरमियान आया था, जिसे आने से पहले ही जारिब शाह अपनी बाबी को उठाता एक साइड हो चुका था। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, आया हूँ तेरे पास रहे, मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले। उसे हल्का सा घुमाकर अपने सीने से लगाते गहरी निगाहों से देखा। तभी जारून शाह ने भी अपनी ज़िंदगी के साथ वहाँ एंट्री मारी। भला छोटा शाह अपने भाइयों को मोड़ में देखते पीछे रह सकता था। सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, सब बातों की एक बात है, मैं ना जाऊँगा कभी तुझे छोड़कर, ये जान ले। जरमेनी की पेशानी पर प्यार करते जैसे वादा किया। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है। गाने के आखिरी बोलों पर शहीर खान ने पहलू में बैठी अपनी नाराज सी दुल्हन को हाथ को थाम कर लबों से लगाया, जिस पर ताशे ने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन खान ने गाने के अगले बोल दोहराते उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। तुझ पर मर के ही तो मुझे जीना आया है, जिसकी धड़कन को महसूस करते हुए ताशे का दिल जोरों से धड़का। लेकिन फिर शहीर खान ने जो इसे इतना रुलाया, उसकी मोहब्बत को ठुकराया था, उसे याद करते हुए उसने गुस्से से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया, जिस पर अब शहीर को भी गुस्सा आया था, लेकिन मौका महल देखते हुए अपने लब भींच कर खामोशी इख्तियार कर ली। गाना ख़त्म होते ही पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा, जबकि अपने हम सफ़र को देखते सबके चेहरों पर जहाँ हसीन मुस्कुराहट छाई हुई थी, वहीं आज
आज मूसा शाह को याद करते नजमा बेगम की आंखें भी नम हुई थी, जिन्हें उन्होंने अपना रुख मोड़ते हुए दूसरों से छुपाना चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रमी ने, जिसका ध्यान उनकी ही तरफ था, ज़ारून से अपना हाथ छुड़वा कर उनकी तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ हैदर शाह ने भी मुस्कुराते हुए बेसाख्ता साथ खड़ी आयमा बेगम का हाथ थामा था, जिनके बिल्कुल साथ ही अरमगान शाह अपनी दोनों बेगमात के साथ खड़े थे। एक तरफ रुबाब, जिन्होंने अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराते हुए इनका दायां कंधा थाम रखा था, जबकि दूसरी तरफ उज़्मा, जिनके लबों पर भी एक मुस्कान हसीन मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुस्कुराकर तालियां बजाते हुए बेसाख्ता ही अपने साथ खड़े अरमगान शाह को देखा और इन्हें चंद घंटों पहले की गई उनकी जसारत याद आई थी, जिससे एक बार फिर उनका खूबसूरत चेहरा सुर्ख हुआ था। लेकिन फिर रुबाब को इनके साथ खड़ा देखकर इन्हें यह सब ठीक नहीं लगा। वो मुस्कुराती निगाह से इन दोनों को देखती, दिल में उनके सदा खुश रहने की दुआ करती वहाँ से हटने लगी, क्योंकि इन्हें अपना आप इनके दरमियान बेमायनी लग रहा था। जब अरमगान शाह ने उनका हाथ थामते हुए उन्हें दोबारा रोका, उस्मा ने हैरत से पलटकर उनके हाथ में थामे अपने हाथ को देखा और फिर उनके चेहरे की तरफ, लेकिन वो इनकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। हाथ खींचकर छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी कामयाब ना हो सकी। साईं, उस्मा के लहजे में एक इल्तिजा थी, लेकिन अरमगान शाह सुनने के मोड़ में नहीं थे। उन्होंने रुख मोड़ कर सपाट नज़रों से उनकी तरफ देखा, जिनमें एक वार्निंग थी कि चुपचाप यहाँ खड़ी रहें, जैसे समझते हुए उन्हें भी मजबूरी में खामोशी इख्तियार करनी पड़ी थी। कुरान पाक के साए तले रोमान शाह अपनी गुड़िया को सीने से लगाए हॉल के इंटीरियर्स पर गाड़ी तक लाया था, जिसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर बिखेरते इसके कोट को भिगा रहे थे। गाड़ी के करीब पहुंचते उसने ताशे को धीरे से खुद से अलग किया और बहुत नरमी से उसके बहते हुए आंसू को साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाते उसकी सबिहा पेशानी पर मोहब्बत से बुसा दिया था। सदा खुश रहे मेरी गुड़िया, बस यही दुआ है भाई। रोमान के मुस्कुराने पर वो शिद्दत से रोती हुई एक बार फिर उसके सीने का हिस्सा बनी थी, जिसे देखकर वहाँ मौजूद तमाम औरतों समेत मर्दों की भी आंखें नम हुई थी। नजमा बेगम को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़रमीने को ही दोबारा रुखसत करा रही है। बस फ़र्क इतना था कि इसने रुखसत होकर शाह हवेली वापस लौट कर नहीं जाना था, बल्कि खानवाला की रौनक बनना था, जिसके बारे में सोचकर इनका दिल कट रहा था। ताशे के रोने पर जहाँ अबिया ज़रमीने की आंखें छलकी थी, वहीं अब्रिश ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया था, जैसे फ़ौरन ही उज़्मा बेगम ने अपनी सीने में भींचा। वो अलहदा बात थी कि आंसू उनकी आंखों से भी मतवातिर बह रहे थे। खान ने लब भींच कर अपनी जोजा मोहतरमा को देखा था, जो अपने भाई का पहलू छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि उसके बहते हुए आंसू उसे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। गुड़िया, रुखसती के लिए देर हो रही है, इसे खुद से अलग ना होते देख रोमान ने प्यार से समझाना चाहा, जिस पर फ़ौरन ही ताशी ने नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर, आप बारात वापस भेज दें, ज़िद्दी लहजे में कहते हुए इसके सीने में मजीद मुँह छुपाया। ताशे की मासूम बात पर जहाँ सब लोगों के लबों पर मुस्कुराहट झलकी, वहीं शहीर खान के दिल को हाथ पड़ा था। इसे हैरत और परेशानी से ताशे की पुश्त को देखा। इसके चेहरे की उड़ी रंगत को देखते ज़ारून शाह समेत रोमान ने भी कहका लगाया था, जबकि ज़ारी वासिम के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट थी, जिस पर वो खज्जल होता फ़ौरन चेहरा झुका गया। ताशे गुड़िया, आप तो मेरी समझदार बहन है ना, फिर क्यों जिद कर रही हैं? रोमान को बेबस होते देख ज़ारी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और ताशे को रोमान से अलग करते हुए प्यार से बोला, लाला मुझे नहीं जाना कहीं भी किसी के साथ। ज़िद्दी लहजे में कहते इसने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया, जबकि आंखों से आंसू अब भी जारी थे, जिसे देखते ज़ारिब ने नरमी से उसे अपने साथ लगाया। ऐसा नहीं होता गुड़िया, ये दुनिया की रीत है जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है। लाला, हमेशा लड़कियों को ही क्यों ये रीत निभानी पड़ती है, लड़कों को क्यों नहीं? क्योंकि बेटियां बहादुर होने के साथ बहुत नरम दिल की मालिक होती हैं, जो अपनों को छोड़कर गैरों को भी बहुत जल्द अपना बना लेती हैं। उनके दिल में अपनी वसात होती है, वो हर दर्द कम सह कर भी मुस्कुराती हैं, जबकि मर्द का दिल इतना वसी नहीं होता। नरमी से समझाते हुए इसके सर पर प्यार किया। फिर भी लाला, ओहो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ताशे ने अलग होकर कुछ कहना चाहा, जब ज़ारिब ने नफ़ी में सर हिलाते उसके आंसू साफ किया और इसे साथ लेते खुद आगे बढ़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, जिस पर ताशे ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर एक नज़र अपने भाई की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नमी जबकि होठों पर नरम मुस्कुराहट थी, जिसे देखने के बाद वो ना चाहते हुए भी नम आंखों के साथ गाड़ी में बैठ गई थी, जिसके बैठने पर बाकी सबको तो पता नहीं, अलबत्ता शहीर खान ने ज़रूर सुख का सांस लिया था। फिर मुस्कुराते हुए सबसे मिलने लगा। खान लाला, यहाँ सबसे मिलने मिलाने पर मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें, ऐसा ना आपकी दुल्हन का मूड भी बदल जाए और ताशे की बजाय आपको अपना बोरिया बिस्तर लेकर शाह हवेली में शिफ्ट होना पड़े।
खान से गले मिलते हुए ज़ारून शाह शरारत से खोया हुआ था, जिस पर एक नरम मुस्कुराहट इसके होठों पर आई थी। खान तो अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया छोड़ दे, घर बार छोड़ना कौन सी बड़ी चीज़ है छोटे साईं। मुस्कुराकर ज़ारून की तरफ देखा, ज़ारिफ शाह से इजाज़त लेता दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बरजुमान हुआ, जिसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। जबकि पीछे इसके लफ्ज़ों को याद करते ज़ारून शाह ने मुस्कुराते हुए ताशे की किस्मत पर रश्क करते इन दोनों की खुशियों की दुआ की थी। खान वाला पहुंचते ही इन दोनों का शानदार इस्तकबाल किया गया था। जफर खान ने ना सिर्फ इनके सर पर से हज़ारों रुपए वार करके मुलाजमों को दिए, बल्कि इकट्ठे 3-4 भारी खूबसूरत बकरों को इनका हाथ लगवा कर सदका किया था। लेकिन इनकी इतनी मोहब्बत और माँ सा की चाहत को देखते हुए ताशे के चेहरे पर भी भूली बिसरी सी मुस्कुराहट ने अपना अता किया। वैसे तो माँ सा अपने इकलौते बेटे की शादी पर बहुत सारी रस्में करना चाहती थी, लेकिन ताशे की तबीयत का ख्याल करती, जिसका नाजुक वजूद अभी भी हल्के हल्के बुखार से तप रहा था, कुरान पाक पढ़वाने और खीर में मुंह मीठा करवाने की रस्म के बाद उसे शहीर खान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। अलबत्ता शहीर अभी भी अपने दोस्तों और कज़नों के साथ मसरूफ़ था, जो इतनी जल्दी उसकी जान छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। शहीर खान की वालिदा ताशे को उसके कमरे में बिठाकर आराम करने और अपना ख्याल रखने की तनकीद करती, मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए चली गई थी। जिनके जाते ही ताशे, जिसने रस्मी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा रखी थी, उसके चेहरे के तासरात सपाट हुए थे। उसने सरसरी सी नज़र शहीर खान के वसी कमरे पर दौड़ाई थी, जिसकी हर चीज़ उस कमरे के मालिक की आला ज़ौक़ का सबूत थी। ऊपर से गुलाब, मोतिये और स्टैंड कैंडल्स की वजह से उसने और भी खूबसूरत बना दिया था। ताशे की नज़रें साइड टेबल पर सजी शहीद की तस्वीर पर आकर रुकी, जिसमें हमेशा की तरह वो बहुत हैंडसम और कूल लग रहा था। लेकिन आज उसे देखकर ताशे के दिल की धड़कन नहीं बढ़ी थी, बल्कि उस दिन की जाने वाली अपनी तज़लील याद आई थी, जिससे एक गुस्से की लहर उसके वजूद में सरसरायत कर गई। इसने एक नज़र आईने में नजर आते अपने सजे सवरे रूप को देखा, जिससे एक तलख मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। वो अपनी की जाने वाली बेइज्जती के लिए कभी भी शहीर खान को माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी, तो फिर क्यों कर सच संवर कर उसका इंतज़ार करती। वो तेज़ी से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। उतार भी क्या रही थी, बल्कि नोच नोच कर फेंक रही थी, और साथ साथ आंखों से गर्म सियाल भी बह रहा था। नाक में पहनी नथ को उतारते वो अच्छा खासा खुद को जख्मी कर चुकी थी, लेकिन गुस्सा इस हद तक ज़्यादा था कि इसे कोई भी तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही थी। हाथों में पहने कंगन और चूड़ियों को उतारते इसने सर पर पिन्स के सहारे टिके दुपट्टे को खींच कर उतारा और इसे ज़मीन पर फेंकने के बाद तेज़ कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ खान, जो बमुश्किल अपने कज़न से चांद छुड़वा कर आया था, दरवाज़ा खोलते ही उसकी पहली नज़र ज़मीन पर पड़े ताशे के दुपट्टे पर पड़ी थी, और फिर ड्रेसिंग टेबल और कुछ ज़मीन पर बिखरी उसकी ज्वेलरी पर, जिससे इसके लबों पर छाई मुस्कुराहट सिमटी थी। इसी वक्त ताशे ड्रेसिंग रूम से कपड़े लेकर निकली, जिसकी सीधी नज़र दरवाजे में खड़े शहीर खान पर पड़ी, जिसे एक नज़र देखने के बाद वो इग्नोर करती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। और इससे पहले वो वॉशरूम में बंद होती, शहीर खान गुस्से से दरवाज़ा बंद करते तेज़ कदमों से लंबे ढक भरता उसके करीब पहुंचकर उसका नाजुक हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में ले चुका था। ताशे ने पलट कर उसके हाथ में पकड़े अपने हाथ को देखते गुस्से से उसे घूरा। ये क्या बदतमीजी है शहीर खान, हाथ छोड़े मेरा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। इसकी गिरफ्त से हाथ छुड़वाने की कोशिश करती गुस्से में बोली, जिस पर शहीद ने उसे सपाट नज़रों से देखा। बदतमीजी मैं नहीं बल्कि आप करेंगे, शौहर हूँ मैं आपका, मुकम्मल हक रखता हूँ आप पर, इसीलिए ये बात तो ना ही करे तो बेहतर होगा। उसका हाथ खींचकर उसे अपने करीब करते सपाट लहजे में बोला, हाथ छोड़े मेरा, नहीं छोड़ू तो क्या कर लेगी आप। उसकी आंखों में देखते दो बदू बोला, जिस पर ताशे ने गुस्से से दांत पीसे थे। शहीर खान, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, बेहतर यही होगा आप शराफत से मेरा हाथ छोड़ दे, वरना। ताशे के लहजे में वार्निंग थी, वरना क्या। शहीर की आंखों में चैलेंज था, जिसे देखने के बाद ताशे का गुस्सा सवा नीज पर पहुंचा था, और इसने आओ देखा न ताओ अपना तेज दांत उसके हाथ में गाड़ दिए। लेकिन शहीर के मुंह से उफ तक ना निकली, बल्कि इन सब के दौरान वो इसे बहुत मोहब्बत भरी निगाहों से दिख रहा था। ताशे को अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ, जिस पर वो फौरन पीछे हुई। शहीर खान ने एक नज़र अपने हाथ को देखा, जिस पर अच्छा खासा जख्म बन चुका था, और फिर बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे की तरफ, जिसके सुर्ख लबों पर उसका खून लगा हुआ था। बिखरे हुए बाल और गहरी सांसें लेता उसका वजूद, शहीर को इस पर किसी खून पीने वाली वैम्प का गुमान हुआ था। उसकी खूबसूरती में इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, जबकि उसके बरक्स अब ताशे की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए थे, जिसे देखने के बाद वो उसके करीब हुआ था। ताशे, शहीर के लहजे में कांच थी। ताशे ने नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। शहीर ने उसके हाथ से कपड़े लेकर एक तरफ रखे, सोफे पर फेंके और मजीद करीब होते इसके दोनों हाथ को थामा।
क्यों थका रही है खुद को भी और मुझको भी? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरसद हो गई जिसकी आप यूँ मुझे सज़ा दे रही हैं? उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिकाते परसोस लहजे में बोला। इसके यूँ करीब आने पर ताशे का दिल धड़का, लेकिन साथ में अपनी बेइज्जती भी याद आई। उसकी गिरफ्त हल्की महसूस करके हाथ छुड़वा कर वो फौरन पीछे हुई। वाह, कितनी जल्दी भूल गए आप शहीर खान। लेकिन मैं नहीं भूली मैं वो बेइज्जती जो आपने मेरी की थी, मेरे किरदार को निशाना बनाया। आखिर क्या कसूर था मेरा? सिर्फ इतना ही ना कि मैंने आपसे मोहब्बत की, जिसके इजहार से पहले ही आपने उसका गला बेदर्दी से घोट दे मेरी इज्जत नफ्स की तौहीन की, मेरी नुस्वानियत की तौहीन की। क्या बोला था आपने? अच्छी लड़कियों को ये सब हरकतें जेब नहीं देती। अपने जज्बात पर काबू रखना सीखें। मेरे अंदर ऐसी कौन सी गलत हरकतें देख ली थी आपने जो ऐसे लफ्ज़ों से मेरी तजलील की? मुझे यह एहसास दिलाकर कि मेरा किरदार अच्छा नहीं, मुझे मेरी ही नज़रों से गिराना चाहा। उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर वो गुस्से से रोती चिल्लाई। आप सोच भी नहीं सकते, आपके इन लफ्ज़ों ने मेरी रूह को कितनी तकलीफ़ पहुंचाई। कितनी रातें मैंने सिर्फ ये सोच सोच कर रोते हुए निकाल दी कि पता नहीं मेरा किरदार कैसा है, कि वो शख्स जिसे मैंने अपने भाई के बाद सबसे ज़्यादा चाहा, दुआओं में मांगा, वही मुझे मेरे किरदार के ताने दे रहा है। शिद्दत से रोते हुए वो टूट कर बिखरती ज़मीन पर बैठती चली गई। हल्के हो चुके बुखार की शिद्दत अब फिर से तेज़ होने लगी थी और इसने सुबह से सिवाय एक जूस का गिलास पीने के कुछ पिया नहीं था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। पूरे वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। ताशे, आप मुझे गलत समझ रही हैं। इसके ज़मीन पर बैठने पर शहीर फौरन घुटनों के बल बैठता उसके करीब हुआ था। जब ताशे ने उसके हाथों को झटकना चाहा, लेकिन वो इसे ज़बरदस्ती गोद में उठाकर बेड पर बिठाता खुद इसके कदमों में बैठा। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात, आपको सुननी होगी। उसके इनकार पर अब के वो गुस्से से धाड़ा जिस पर वो काँपी थी। आपको क्या लगता है आपको ये सब बातें करके मैं सुकून में रहा? अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जो मुंह में ये अल्फाज निकाले, वो वक्त खून के आंसू रो रहा था। सिर्फ आपको खुद से वजन करने के लिए बोला था, ताकि आप दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश ना करें। आप मेरे सरदार साईं के घर की इज्जत थी। मैं कैसे आपको बढ़ावा देता? मैं कैसे अपने साईं को धोखा दे देता, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाता? आप समझती क्यों नहीं मेरी मजबूरी? वो बेबस होती चिल्लाया था। ताशे के बहते आंसू थमे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी किरदार कशी करते। ताशे के लहजे में गहरा दर्द बोल रहा था। मेरी बात सुने। उसके लहजे के दर्द को महसूस करते हुए एक बार फिर उसके करीब हुआ। आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाला। मैंने कोई भी आपकी किरदार कशी नहीं की। बस ये बोला था कि अपने जज्बात को कंट्रोल करें, क्योंकि मैं जानता था जिस राह की आप मुसाफिर बन रही है उसकी कोई मंजिल नहीं थी। मेरी आपके साथ शादी कभी नहीं हो सकती थी। अच्छा, तो फिर आज कैसे हो गई? मुझे नहीं पता। एक खुरफी जवाब। फिर झूठ। आपने मुझे बच्ची समझ रखा है कि जो आप कहते जाएंगे मैं मानती जाऊंगी? शहीर खान ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मेरा यकीन करें, मैं सच में नहीं कहता था मेरी शादी आपके साथ हो रही है। वो तो सरदार साईं उसके दोनों हाथों को थामते उसे बताना चाहता था जो कुछ भी किया ज़ारिब शाह ने किया, लेकिन इससे पहले वो इसके हाथों को झटकते हुए उठी थी। नहीं सुननी मुझे कोई भी बात आपकी, और ना ही यकीन करना है। सपाट लहजे में बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगी जब शहीर ने तेज़ी से उसका हाथ थामते अपनी तरफ खींचा था, जिससे वो इसके कशीदा सीने से टकराई। ताशे ने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो चुका था। समझती क्या है आप खुद को? हाँ, कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी सुई है कि एक की बात पर अटकी हुई। उसके हाथ पर पकड़ मजबूत करते गुस्से से बोला, शहीर। ताशे ने तकलीफ महसूस करते उसे टोकना चाहा, जब शहीद खान ने उसके लबों पर उंगली रख दे उसे खामोश करवाया। अब आपकी आवाज़ ना आए। इसके लहजे में वार्निंग थी, जबकि इसके पल में बदलते रूप को देखकर वो सहमी। पहली बात, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी शादी आपसे हो रही है। ये सब कुछ सरदार साईं ने किया। मुझे तो खबर तक नहीं थी। मुझे खुद जब आप हॉल में आई तब पता चला। इवन निकाह के वक्त भी मेरे हवासों पर आप इस कदर हावी थी कि मैं दुल्हन का नाम भी ठीक से नहीं सुन पाया। इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा ले कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। और आप कह रही हैं मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। आप खुद ही बताएं, आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं। उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ताशे ने उसकी आंखों में सच्चाई देखते नजरें झुकाई। मेरी सांसों में बसी है आप, मेरे दिल की धड़कन है, मेरे रब से मांगी हुई पहली और आखिरी दुआ। मैं आपको तकलीफ पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए ये बात दिल से निकाल दे कि मैंने आपकी किरदार कशी की। मैं मर कर भी कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। धीमे लहजे में बोलते हुए उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई। एकदम ही उसके
लहजे में एक थकन दर आई थी जिसे ताशे ने शिद्दत से महसूस किया, और साथ उसकी कुर्बत का भी एहसास हुआ। शहीर खान की गर्म सांसें उसकी पहले से बुखार में सिलकती सांसों से टकराने लगी। उसके वजूद से उठती महंगे कलोन की खुशबू ताशे के हवासों पर सवार होने लगी। बुखार में तपता उसका चेहरा मजीद सुर्ख होने लगा था। इसे कसमसाते हुए उसके हिसाब से निकलना चाहा, लेकिन शहीर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दिए उसकी कोशिश नाकाम बनाया। छोड़े मुझे। लाख कोशिश के बावजूद भी उसका लहजा लड़खड़ा गया। यकीन करें, मेरा आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अब से नहीं बल्कि तब से जब आपको पहली बार देखा था। आपकी ये भीगे सरमई नैन मेरे दिल में घर कर गई। ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद अपनी धड़कनों को तेज़ होते देखा, किसी के लिए बेकरार होते सुना। शायर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते एक बार फिर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहा। ताशे ने झुकी पलकें उठाई जो सीधा उसके शरबती नैनों से टकराई, जिनमें उसके लिए मोहब्बत का एक जहान आबाद था, जिसकी ताब ना लाते वो खुद ब खुद लजर कर झुक गई। शहीर ने उसके खूबसूरत मंजर को देखते झुक कर नरमी से बारी बारी उन्हें छुआ। उसके होठों की नरम जबकि दाढ़ी मूछों की चुपते लम्स पर वो लर्जी। शहीर। गहरा सांस लेते वो उसका नाम पुकार गई, जिससे उसकी तपिश जर्दा सांसों की खुशबू शहीर खान की सांसों से टकराई। शहीर ने बहुत करीब से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, सरमई नैना पर झुकी दराज लजरती हुई पलकें, जिनमें इसे अपना दिल अटकता हुआ महसूस हुआ। छोटी सी सतवान नाक जो ताशे के जुल्म की वजह से अच्छी खासी जख्मी हो चुकी थी, इस पर ठहरी खून की नन्ही बूंद जो अब जम चुकी थी, जिसे देखते से अफसोस ने घेरा था। कितनी जालिम है आप, कितना जुल्म किया है मुझ पर। गंभीर लहजे में शिकायत करते हुए बहुत नरमी से उसके जख्म पर अपने दहकते होंठ रखे। उसकी सरगोशी उसके दहकते होठों का लम्स महसूस कर दे ताशे को अपने वजूद की जान निकलती महसूस हुई। उसकी सांसें उखड़ने लगी। शहीर प्लीज़। उसके सीने पर हाथ रखते हुए पीछे करना चाहा, लेकिन शायद वो अभी इसे रिहाई देने के मूड में नहीं था। इसीलिए उसके दहकते हुए लब नरमी से उसके सुर्ख बुखार से तपे हुए नरम व नाजुक गाल पर सरकाए थे, जिसे महसूस करते उसने सख्ती से आंखें बंद करते शहीर की पहनी हुई शेरवानी पर हाथों की पकड़ मजबूत की। शहीर की जान, बहुत तड़पा हुआ हूँ मैं आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, जो मुझे अपनी दस्तरस से बहुत दूर जाती महसूस हुई थी। आपको कभी ना हासिल कर पाने का दर्द, सब कुछ होते हुए भी आप तक रसाई हासिल ना कर पाने पर खुद में जागता एक कम मायगी का एहसास मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म करता जा रहा था। और आज आप मेरी दस्तरस में मुकम्मल मेरी होकर खड़ी हैं। कम से कम मुझे इस खुशी को महसूस तो कर लेने दे। अपने दीवाने को इतना यकीन तो आ लेने दे कि खुदा पाक ने आपको मेरे मुकद्दर में मेरा नसीब बनाकर हमेशा के लिए लिख दिया है। उसकी सांसों के करीब होते वो एक दीवानगी के आलम में बोला था, जिस पर जरताशे ने शशदर होते हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा, जिससे बिल्कुल अनजान वो इसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होठों को देखते हुए नरमी से इन पर झुका। अभी शहीर के होठों ने नरमी से ताशे के होठों को छुआ ही था जब उसे पीछे धक्का देती हुई उसके हिसार से निकलकर अपना रुख पलट गई। ताशे ने बमुश्किल खुद को संभालते अपने तेज धड़कते हुए दिल के मुकाम पर हाथ रखे, जो पसलियों से टकराते बाहर आने की दर पर था, जबकि इसके इज़हार मोहब्बत पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। इसे एकदम ही अपनी किस्मत पर रश्क महसूस हुआ था। दूसरी तरफ शहीर अभी तक अपने खाली हाथ को देख रहा था, जिसे झटक कर वो इसके हिसार से निकली थी। मतलब कि इतना सब कुछ कहने और अपनी मोहब्बत का ये एहसास दिलाने के बावजूद भी इसे शहीर की बात पर यकीन नहीं था। वो अब भी इसे छोटा समझ रही थी। इसने आंखों में सुर्खी लिए कर उसकी पुश्त को देखा और अपने हाथ को लम्ब भींच कर अपने अंदर उठते अश्ताल को काबू करते तेज़ कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि ताशे, जो अब तक इसके लफ्ज़ों के सहर में खोई हुई थी, अपनी जगह उछल कर रह गई। इसे हैरत से पलटकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। शहीर। इसे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो शॉवर लेकर रफ से ट्राउज़र शर्ट में बाहर निकला और ताशे, जो इसके इंतज़ार में मज़दरब सी बैठी थी, इसे एक सर फरामोश किए ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। ताशे ने मुस्कुराहट छुपाकर इसके बने हुए मुंह को देखा, फिर अपना भारी लहंगा संभालते हुए धीमे कदम उठाती उसके करीब आ रुकी। जिसकी मौजूदगी को महसूस करने के बावजूद भी इसने कोई रिस्पॉन्स देना नहीं ज़रूरी समझा और ब्रश टेबल पर रखते उसे नज़रअंदाज करते हुए साइड से निकलने लगा। जब इसकी मजबूती कलाई को ताशे ने अपने नाजुक हाथों से थामा, शहीर ने सपाट नज़रों से उसकी तरफ देखा। सॉरी, उसके करीब होते आंखों में देखती बोली, लेकिन शहीर ने जवाब देना ज़रूरी ना समझा और खामोशी से उसके हाथ अपने बाजू से हटाते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगा ताकि किसी और रूम में जाकर सो सके। जब ताशे एक बार फिर उसके रास्ते में हाइल हुई थी। क्या चाहती है आप? गहरा सांस लेकर दबे दबे गुस्से से बोला। आपको? फौरन एक खुरफी जवाब आया, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराए। क्यों? अब इस झूठे की बातों पर यकीन आ गया है? उसके लबों पर खिलती मुस्कुराहट को देखते इस्तहाज़िया बोला। सिर्फ
एक आप पर ही तो यकीन है। वो इसके तंज का बिना बुरा माने एक बार फिर करीब हुई थी। हाँ, तभी थोड़ी देर पहले मेरे बड़े हुए हाथ को धुतकार कर मेरे हिसार से निकली थी। शहीर को अब तक वो मंजर नहीं भूल रहा था जब वो इसे पीछे धकेल कर इससे दूर हुई थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं इस वजह से नहीं बल्कि आपने जिस भी वजह से किया हो, मुझे इससे सरोकार नहीं, और आज के बाद आप इस झूठे शख्स को कभी अपने करीब आते हुए नहीं देखेगी। दो टोक कहते उसे साइड करने लगा। वो इसके कॉलर को थामते हुए मजीद उसके करीब हुई थी। मेरे करीब नहीं आएंगे तो किसके करीब जाएंगे? जिसके पास मर्जी जाऊं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने कॉलर पर जमे उसके हाथों को था देखते वो भी उसी के अंदाज में बोला, ऐसे कैसे मतलब नहीं होना चाहिए? आपके सारे मतलब अब सिर्फ और सिर्फ मुझसे वाबस्ता है। भूलिए मत, बीवी हूँ मैं आपकी। ताशे के लहजे में हक बोल रहा था। इसके यूं हक जताने पर शहीर को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन चेहरे से जाहिर ना होने दिया। हाँ, वही बीवी जो मेरे करीब आने पर पीछे धकेल देती है। तब आपको याद नहीं होता, इस रिश्ते के नाते मेरा भी आप पर कुछ हक बनता है। जिस पर एक हसीन मुस्कुराहट ने ताशे के लबों का हाथा किया, लेकिन फिर शहीर के घूरने पर फौरन सीधी हुई। मैंने आपको जानबूझकर नहीं धकेला, बस अचानक से आपकी इतनी कुर्बत मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया था। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, दिल वैसे ही घबराए जा रहा था। आप समझते क्यों नहीं? इसकी नाराज़गी और अपनी बेबसी पर ताशे की आंखों में आंसू आ गए। शहीर ने चौंक कर इसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखा। अपने गुस्से में वो इसकी तबीयत को तो बिल्कुल फरामोश कर चुका था। हालांकि उसके करीब जाने पर अच्छी खासी उसके वजूद की गर्माहिश का एहसास हुआ था, लेकिन जज्बात की रोह में बहते इसने ध्यान ही न दिया। आपने मेडिसिन ली थी? इसे रोते हुए देखकर अपने सीने से लगातार इस बार प्यार से बोला। मम्मा ने दी थी। अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते उसकी पुश्त पर पकड़ मजबूत करते नरमी से जवाब दिया। कुछ खाया भी था या नहीं? बस जूस पिया था। कमाल करती है आप। आपकी इतनी तबीयत खराब थी और आपने सिर्फ जूस पिया था? इसे खुद से अलग करते हुए जरा गुस्से से डांटा। शहीर, ताशे ने आंखों में आंसू भरकर इसके लहजे का एहसास करवाया, जिस पर शहीर ने गहरा सांस खींचते हुए उसे गोद में उठाया और कदम बेड की तरफ बढ़ाए। आप खुद से इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हैं? नरमी से उसे बेड पर बिठाते हैरत से बोला, जब ताशे ने उसके गले में बाजू बांधते उसे खुद पर झुकाया। मुझे लगा था मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। आप सोच भी नहीं सकते मैंने ये दिन कैसे गुजारे। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे अंदर जीने की उमंग खत्म होती जा रही थी, क्योंकि आप सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि जीने की वजह भी हैं। आपको छोड़कर किसी और का बनकर जीना मेरे साथ मेरे दिल को भी गवारा नहीं था। पर सोच लहजे में बोलते हुए इसकी सांसों के करीब हुई थी, जिससे वो एक बार फिर बहकने लगा था। उसकी महकती सांसों की खुशबू इसके हवासों पर छाने लगी थी। तभी तो बाकी बातों को पुश पश डालते इसके लबों पर झुका। अभी ठीक से शहीर के लब ताशे के लबों से भी टच नहीं हुए थे जब घबराहट की वजह से इसने अपना रुख फेरा। इसकी कुर्बत से ना जाने क्यों ताशे की सांसें रुकने लगी थी। शहीर ने इसके अमल पर लब भींच कर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी तबीयत का ख्याल करते पीछे होने लगा जब ताशे ने उसकी गर्दन पर दबाव डालते दोबारा खुद पर झुकाया। सॉरी, नरमी से कहते हुए धीरे से उसके लबों को छुआ। इसकी ये हरकत शहीर खान के खुद पर किए जब्त को तोड़ने का सबब बनी, और फिर वो अपनी तमाम तर शिद्दतों से इस पर झुका, जिसका बोझ ना सहते वो बेड पर लेटती चली गई। शहीर ने बिना इससे अलग हुए नरमी से उसे कमर से थाम कर ऊपर करते उसे बेड पर ठीक से लिटाया, और फिर अपनी पाँव को जूते की कैद से आज़ाद कराते अपने भारी बोझ इसके नाजुक वजूद पर मुंतकिल करते दोनों हाथ दाएं बाएं टिकाए। लम्हे गुजरने लगे, सांसें थमने लगी, लेकिन शहीर खान की तिश्नगी थी कि हर लम्हे के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। ऑक्सीजन ना मिलने पर ताशे के वजूद ने झटका खाया, जिसे महसूस करके वो धीरे से पीछे हुआ और नरम निगाहों से उसके सुर्ख चेहरे को तकने लगा, जो बंद आंखों के साथ बड़ी गहरे सांस भरते सांसों को संवारने की कोशिश कर रही थी। अपनी ज़रा सी कुर्बत पर इसकी बिगड़ती हालत को देखकर शहीर ने नफ़ी में सर हिलाया था, और फिर धीरे से एक बार फिर उसके खुले लबों को छूते पीछे होने लगा जब ताशे ने फौरन इसकी गर्दन को थामते हुए रोका। शहीर, ताशे की आंखों में इसकी कुर्बत की खुमारी छाई हुई थी। शहीर ने उसकी आंखों में नजर आती तलब को देखते नरमी से उसकी पेशानी को छुआ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेडिसिन, मेरे हर दर्द की दवा आप है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले नज़रें झुकाकर गहरी सांसों के दरमियान बोली और साथ उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की। शहीर के लब धीरे से मुस्कुराए, सोच ले बाद में अगर कुछ। उसकी झुकी नज़रों को देखते हुए नादस्ताना बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात सुनकर ताशे ने शर्म के बोझ से भारी होती पलकों की झिलमिल उठाई, और इसकी आंखों में नाचती शरारत को देखते गुस्से से घुरते हुए अपना रुख बदल गई।
शहीर ने मुस्कुराते हुए उसकी पुष्ट को देखा, फिर कमर पर बिखरे बालों को देखते नरमी से इकट्ठा करता आगे कंधे पर डाल गया। मोतियों से बने लहंगे की डोरी जिसके सहारे कुर्ती को पीछे से बांधा गया था, अपने दांतों में लेकर इसे झटके से खींचा, जिससे डोरी टूटकर इसके मोती बेड पर जा बजा बिखर गए। शहीर की हरकत पर ताशे ने बेडशीट को सख्ती से हाथ में जकड़ा। शहीर ने कुर्ती उसके कंधों से सरकाते हुए नरमी से उसे छूना शुरू किया, जिसके सुलगते लम्स पर वो तड़प कर उसकी तरफ पलट आई। उसकी गर्दन में झुककर शिद्दतें निछावर करता उसे नए इम्तिहान में डाल गया। अपने दोनों हाथ इसकी वसी पुश्त पर रखते ताशे ने अपने तेज नाखून उसकी कमर पर गाड़े, जिसने शहीर खान के जुनून में मजीद इजाफा किया। इसने ताशे के वजूद की नरमाहटों में खोते लबों की बजाय जगह जगह अपने दांत काढ़े, जिस पर एक सिसकारी से इसके होठों से बरामद हुई थी, लेकिन इसने शहीर को रोका नहीं। लम खींचकर इसके मीठे दर्द को बर्दाश्त करते इसे मजीद मनमानियों की इजाज़त दी। कमर पर बंधे इसके हाथों को खोलते उठकर अपनी पहनी हुई शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंकी। उसकी ढलती हुई कुर्ती सरका कर साइड करते दोनों पर कंफर्टर खींचा और इसके हाथों को थाम कर पैट ग्राउंड से लगाया। इजाज़त है। उसके होंठों के करीब होते लो दीदी निगाहों से देखा। ताशे ने चंद पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर शर्मा कर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाना चाहा। जब शहीर ने उसकी कोशिश को नाकाम बनाते उसकी सांसों पर कब्जा जमाया और साथ ही इसकी कलाइयों पर उसकी पकड़ मजबूत हुई थी। ताशे को इसकी सख्त उंगलियां अपनी जल्द में खुपती महसूस हुई, लेकिन वो चाहकर भी खुद को छुड़वा नहीं पाई। बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गई, जबकि रूह में उतरते शहीर के जानलेवा लम्स पर इसकी बंद आंखों से आंसू मोतियों की सूरत टूट कर बिखरे, जिसे महसूस करते शहीर ने उसके सांसों को आज़ादी देते बहते हुए आंसू को लबों से चुना। ताशे, उसे खामोशी से पड़े देखकर शहीर ने बहुत मोहब्बत से पुकारा, जिस पर वो फ़ौरन लब्बैक कहती ही उसकी दीवानी ने अपनी नम पलकें उठाई थी। आप ठीक है ना? उसके वजूद की तपिश को महसूस करते वो फिक्रमंदी से खोया हुआ, सुकून में हूँ, नरमी से मुस्कुराते यकीन दिलाना चाहा, जबकि इसके जवाब पर वो धीरे से मुस्कुराता अपनी तमाम तर शिद्दतों से एक बार फिर झुका, जिसका खैर मकदम करते वो नम आँखों के साथ शर्शारी सी मुस्कुराई। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।